ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मचार्यो वसिष्ठोत्रिर्मनुः पौलस्त्य लोमशौ मरीचिरंगिरा व्यासो नारदः सौनको भृगुः यवनो यवनो गर्गः कश्यपश्च पराशरः अष्टादशैते गंभीरा ज्योतिषशास्त्र प्रवर्तकाः। नमो नमः, आपका स्वागत है। ठीक है, तो आपने जो बच्चे का डेट ऑफ बर्थ दिया है वो तो आपने कंफर्म कर ही लिया है। ये हाँ आपका जी। जो डेट ऑफ बर्थ है बच्चे का, और ये रहा उनका कुंडली। जी। अब ये कुंडली क्या है, कुंडली किसे कहते हैं? बोले जी। कुंडली कहते हैं जब बच्चे का जन्म हो रहा हो उस समय हम्म। ब्रह्मांड में ग्रहों का लाइव लोकेशन को जो है कुंडली कहते हैं। जैसे कि जी। उदाहरण के तौर पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि हाँ कुंडली कैसे निर्माण होता है, उसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे काम करता है, इत्यादि है। जी। देखिए, सबसे पहले तो आपका समझना होगा जन्म कुंडली क्या है। ठीक जी। है, मतलब जन्म कुंडली जो है हमारा, जन्म किसी भी व्यक्ति के द्वारा पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का नक्शा होती है, तथा इसमें कोई भी व्यक्ति अपने वर्तमान जन्म में अपने पूर्व जन्म के कर्मों के परिणाम स्वरूप भोगता है। समझ में आया? जी। जी बिल्कुल। तो फिर ज्योतिषियों को कुंडली दिखाने का क्या फायदा है, इसका कोई पॉजिटिव नेगेटिव क्या वो चीज है? तो इसके जी। विषय में कहते कहते हैं जी। कि जैसे कि एक कुशल एवं अनुभवी सिविल इंजीनियर आपके घर के नक्शे को देखकर विभिन्न परिस्थितियों जैसे कि ऋतुएं, बाढ़, भूकंप, बारिश आदि में आपका घर कितना क्षतिग्रस्त हो सकता है, अर्थात क्षतिग्रस्त होगा कि नहीं होगा, हाँ जी। हाँ, इसका पूर्व अनुमान लगा लेता है एक सिविल इंजीनियर आपका घर का नक्शा, मटेरियल वगैरह सब चीज को देख करके। समझ रहे हैं जी। बात? जी तो बिल्कुल। मूल ढांचे को ठीक करने के लिए फिर वो इंजीनियर क्या करता है, एक आपको परामर्श देता है। जैसे कि मान लीजिए कोई नदी है, नदी से हम्म। मान लीजिए ऐसे तट में बह रही थी, तट तोड़ करके गांव में पानी घुस रहा है। तो जी। इंजीनियर अगर देख रहा है तो बांध कमजोर है, तो मान लीजिए इधर बांध बना करके पत्थर वत्थर रख करके इसका दिशा को, डायरेक्शन को मोड़ देगा तो गांव में पानी नहीं जाएगा, तो नुकसान से बचेगा ना। हाँ जी। तो ठीक उसी प्रकार एक ज्योतिषाचार्य भी क्या करता है कि कुंडली देख करके फ्यूचर में होने वाले अप्रिय घटनाओं से बचने का जो जी। है ना वो तरकीब उपाय वगैरह बता देता है, जिससे वो व्यक्ति बच जाता है। समझ रहे हैं बात को? जो ज्यादा नुकसान होना चाहिए था उससे बच जाता है। जी। तो वही एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी वही काम करता है। अब ये देखिए, ठीक वैसे ही एक कुशल एवं अनुभवी ज्योतिषी आपकी जन्म कुंडली को देखकर अपने जीवन में अतीत, वर्तमान और भविष्य की घटनाओं को जानकारी प्रदान कर सकता है, और साथ ही वह ज्योतिषी आपके भविष्य में होने वाली अप्रिय घटनाओं के प्रभाव को न्यून करने के लिए आपको उचित परामर्श दे सकता है। ये काम करता है एस्ट्रोलॉजर। हाँ जी। ठीक है, क्लियर हो गया कंसेप्ट? हाँ जी। अब फिर आगे बढ़ते हैं। फिर कहते हैं ब्रह्मा जी ने जब ये सृष्टि की रचना की तो ब्रह्मा हाँ जी को जी। चिंता हुई कि इस सृष्टि को कैसे व्यवस्थित प्रकार से चलाया जाए। तो फिर हम्म। उन्होंने वो ग्रहों का प्रभाव का उन्होंने अध्ययन किया, मनन किया। तो फिर वो नेगेटिव प्रभावों से बचने के लिए ब्रह्मा जी ने 18 ऋषियों को सबसे पहले ट्रेनिंग दिए, जो ज्योतिष शास्त्र के मुख्य 18 टीचर हैं। वो हाँ है जी। ब्रह्मा,
आचार्य वशिष्ठ अत्रि मनु पौलस्त्य लोमश मरीचि अंगिरा वेदव्यास नारद सौनक भृगु च्यवन यवन गर्ग कश्यप और पराशर, इनको पढ़ाया, ट्रेनिंग दिया, फिर इन्होंने शिष्य प्रशिष्य को पढ़ाते 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 वो ज्ञान हम तक पहुंचा है। समझ में आया? हाँ जी बिल्कुल, आप ये श्लोक बोलते हैं ना हर क्लास से पहले। हाँ, जिनको ज्योतिष शास्त्र में रुचि हो, हाँ नित्य जी। इनको प्रणाम जो करके ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करता है तो वो शीघ्र उसको ज्योतिष आ जाता है गुरु जी की कृपा से। लेकिन गुरु जी, एक ही प्रॉब्लम होती है कि हम उतना शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते, मतलब कुछ आप लोग मिस्टेक हो उसका वो रहता है। उसको धीमे, नहीं तो अगर आपको श्लोक नहीं है तो ब्रह्मा जी को ब्रह्मा, आचार्य वशिष्ठ अत्रि यहाँ लिखा है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हाँ इनके जी, मैंने नाम लिखा है, लेकर। मैंने नोटबुक में लिखा है, ये आज हाँ, सुबह ही इनको आपने जो इनको बोला था इनको अभी। इनको सबको आप नाम लेकर के, सभी को मेरा प्रणाम, आपका आशीर्वाद से मैं ज्योतिष शास्त्र में हाँ हाँ प्रवेश चाहती हूँ और मैं ज्योतिष अध्ययन करना चाहती हूँ बोल करके नित्य नाम से ही प्रणाम करने से भी हो। ठीक है। जी। अच्छा। फिर कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की तो कहते हैं विनय तदखिलम स्रोत स्मार्त कर्म न सिद्ध्यते तस्मात् जगद्धिता येदम ब्रह्मणा रचितम पुरा। जो श्रुति अर्थात वेद में बताया हुआ कर्म और स्मृति में बताया, मनुस्मृति इत्यादियों में बताया हुआ जो कर्म है, उन जी कर्मों को करने के लिए, सिद्धि के लिए, हाँ, जी। तो ये ब्रह्मा जी ने रचना की, किसकी? बोले जगत हिताय अर्थात जगत के हित के लिए उन्होंने ज्योतिष शास्त्र की रचना की। समझ में आया? हाँ जी। तो फिर यहाँ फिर अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि यज्ञाध्ययन संक्रांति ग्रह षोडश कर्मणाम प्रयोजनम च विज्ञेयम तत्त काल विनिर्णयात्। उसी प्रकार व्यक्ति को यज्ञ करना, अध्ययन, संक्रांति, पुण्यकाल, व्यक्ति जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत 16 प्रकार के संस्कार होते हैं। इन हाँ सभी जी। कर्मों को करने के लिए सही समय का जानना आवश्यक होता है। समझ में आया? हाँ जी। जैसे कि मान लीजिए अभी बारिश का सीजन जहां जहां जिस राज्य में हो रहा है, तो हम्म उस राज्य में कौन सा खेती करने से फसल बढ़िया होगा और कौन सा खेती करने से फसल बर्बाद होगा, ये जो है हम्म। ना, कुशल जो है कृषि को मालूम होता है ना। हाँ जी। जैसे कि धान की खेती करे तो बारिश में अच्छा होता है, अगर मान लीजिए सरसों का खेती करेंगे तो नष्ट हो जाएगा। हाँ जी। तो ठीक उसी प्रकार जैसे कि मान लीजिए आपका घर है, ये आपका घर का नक्शा है, देखिए पानी का डायरेक्शन पूरब दिशा है, ये पश्चिम हम्म। दिशा है, ये उत्तर दिशा है मान लीजिए, और ये दक्षिण दिशा है। तो हाँ जी। कहा है कि अगर किस किस डायरेक्शन में पानी होगा तो खराब होगा। तो इस विषय हम्म में कहते हैं कि अच्छा कहाँ कहाँ होगा? सबसे पहले पूरब दिशा में नल बोरिंग कुआं अच्छा होता है, पश्चिम में हम्म होता है, उत्तर में होता है और ईशान में, ये 4 डायरेक्शन में अच्छा होता है। हम्म। अगर मान लीजिए अन्य दिशाओं में, जैसे कि मान लीजिए आपने ये आग्नेय कोण का तात्पर्य अग्नियों का प्रभाव ज्यादा रहता है इस दिशाओं में। हाँ जी। दक्षिण दिशा में ज्यादा, जब सूर्य मध्याह्न काल में होता है ना, उस समय ज्यादा तपिश गर्मी पैदा करता है ना, हाँ जी। तो इसको आग्नेय कोण कहते हैं। मतलब आग्नेय कोण का तात्पर्य अग्नि का ज्यादा प्रभाव है। और ये दक्षिण हाँ दिशा में उसका प्रभाव मंगल का होता है, इसमें जो होता है सूर्य भी ज्यादा एनर्जीवान होता है। और हाँ नैऋत्य जी। कोण में राहु का स्थान होता है, जहां सूर्य अस्त होना शुरू होता है। हाँ तो जी। इस डायरेक्शन में अगर मान लीजिए नल बोरिंग कुआ हुआ होगा तो उस घर में आग्नेय कोण में होगा तो संतान के हेल्थ इशू वगैरह उनको, उन लोगों को समस्या रहेगी। दक्षिण हाँ दिशा में होगा तो घर की माताओं को स्वास्थ्य की समस्या रहेगी। और नैऋत्य हाँ कोण में होगा तो घर के मुखिया को समस्या होगी। हाँ वायव्य कोण में होगा तो शत्रु वृद्धि होगी। एक सूत्र है हाँ वास्तुशास्त्र जी। का, हाँ जी। कूपेर अब देखिए घर के बीचों बीच में भी कुआं नहीं होना चाहिए। कहते हैं हाँ कूपेर वास्तोर मध्य देशे पर्थनाश तैशान्यादो पुष्टिरैश्वर्य वृद्धि सूनोर्नाश स्त्री विनाशो मृतिश्च संपत् पीड़ा शत्रु सौख्यम। ये सूत्र क्या कहता है? कूपेर वास्तोर मध्य देशे पर्थनाश। अगर घर के बीचों बीच सेंटर में अगर मान लीजिए जल का स्रोत होगा तो धन की जी। हानि होगी। ठीक है। जी। फिर ईशान्यादि कोण से पुष्टि, ऐश्वर्य वृद्धि, और सूनोर नाश अर्थात संतान का नुकसान करेगा, हानि, गर्भपात इत्यादि भी हो सकता है, संतान रोगी भी हो सकता है,
अगर संतान होगा तो उसके जीवन में ग्रोथ, उन्नति, प्रगति में रुकावट आएगी, बार बार आग्नेय कोण में होने पर। जी फिर सुनोर्नाशा, स्त्री विनाश हो, दक्षिण दिशा में होगा तो स्त्री के लिए हानि होगी, अर्थात बीमार रहेगी, शीघ्र मृत्यु होने का भी संकेत होता है। कुंडली में अगर ग्रह आयु स्थान कमजोर हो तो घर में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो वहां अधिक दिन तक उस घर में रहते हैं तो उस स्त्री का क्या होगा, हेल्थ इश्यू शुरू हो जाएगा। हाँ जी फिर ये नैऋत्य कोण राहु का स्थान है, राहु का कोण में होगा तो क्या होगा, कहते हैं मृतिष्ठा, घर का जो मुखिया होता है ना, वो रोगों से जर्जर हो जाता है और घर में लड़ाई झगड़ा अशांति अनुभव करता है और बीमारियों से ग्रसित होकर के शीघ्र उनका मृत्यु भी हो सकता हाँ है। जी। पश्चिम दिशा में वरुण देवता का स्थान होता है, वहां शुभ होता है, ठीक है। अच्छा हाँ जी। मृतिष्ठा संपत पश्चिम दिशा में होगा तो धन धान्य की वृद्धि होगी। तो और इसमें एक सब चीज बताइए आपकी, जैसे पश्चिम दिशा में है तो ये दक्षिण पश्चिम या सिर्फ वायव्य कोण में या सिर्फ पश्चिम में होना चाहिए? ये देखिए पूरब और पश्चिम, ये आप जो है ना घर में कंपास एक जो है ना डाउनलोड करके घर के बीचों बीच रखिए, समझ में हाँ जी आया। हाँ तो जी। उससे आपको एक्यूरेट डायरेक्शन मालूम चलेगा ना। नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे तो दक्षिण और पश्चिम मिला के वायव्य बन जाता है, तो वायव्य कोण में पानी या होना चाहिए दक्षिण या और सिर्फ पश्चिम पश्चिम में? मिलाकर के वायव्य नहीं बनता है, दक्षिण और पश्चिम के मध्य में जो बनेगा वो नैऋत्य कोण बनेगा, जो राहु का स्थान होता है। वायव्य कोण सॉरी बनेगा सॉरी, पश्चिम, उत्तर उत्तर पश्चिम और पश्चिम, उत्तर और पश्चिम जो वो मिला के वायव्य कोण वायव्य। बन, या हाँ जी, तो वायव्य कोण। इसमें मतलब वायव्य कोण में जल का स्रोत हो सकता है या खाली पश्चिम में ही हो सकता है? वायव्य कोण में होगा तो शत्रुओं में वृद्धि होगी, समझ में आया। अच्छा जी। ये भी नुकसानदेह है। तो पश्चिम उत्तर में होना पश्चिम, चाहिए। हाँ, ईशान में उत्तर पूर्व पश्चिम उत्तर, ये 3 डायरेक्शन अच्छा होता हम्म। है। ईशान भी देवस्थान होता है, वहां बोरिंग थोड़ा सा देख करके विचार करके करना चाहिए, समझ में अच्छा। आया। हाँ जी। क्यों, अब ऐसा पानी का क्यों महत्व है, आपके शरीर में भी 75% पानी रहता है और पानी का संबंध सीधा चंद्रमा से है और चंद्रमा आपको मन को रिप्रेजेंट करता है। वेद कहता है चंद्रमा मनसो जाता, व्यक्ति का मन को हम्म, रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा। तो व्यक्ति का पानी का स्रोत गलत होगा तो व्यक्ति का मनस्थिति खराब होगा, मनस्थिति खराब होगा तो परिस्थितियां खराब होंगी। जैसे कि आपने देखा होगा विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर का मनस्थिति खराब होने के कारण गांडीव धनुष फेंक करके रो रहा था। जैसे ही उसने भगवान शंकर जी की आराधना की, शक्ति की आराधना की, गीता का उपदेश सुना, मनस्थिति को ठीक किया, हारा हुआ युद्ध भी जीत गया। जिसका मनस्थिति ठीक होता है वो हर समस्या का समाधान ढूंढ लेता है, और जिसका मनस्थिति खराब होता है हर समाधान में भी उसको समस्या नजर आता है। तो मनस्थिति को ठीक करना परम आवश्यक है, समझ में आया। हाँ जी। तो इसमें मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे आपने बताया ना कि पश्चिम उत्तर और पूर्व दिशा में जल का स्रोत होना चाहिए, तो इसको आप मतलब वो टंकी वगैरह से लेते हो, जैसे फ्लैट होते हाँ, मकान होते हैं टंकी उनमें तो नहीं लेना, चारों। इसमें टंकी के लिए अलग सिद्धांत है। टंकी के लिए जो होता है दक्षिण पश्चिम जो कोना होता है, भारी भरकम ओवरहेड टैंकी इधर रखना हमेशा। घर के रूम में प्रकोष्ठ में अलमारी बेडरूम वगैरह हमेशा दक्षिण पश्चिम दिशा में होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हमेशा खाली हल्का होना चाहिए। नहीं, मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे कोई मकान बनाते तो उसमें पाइपलाइन पूरे घर में जाती है ना पानी की, तो पाइपलाइन वो। से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूरा पश्चिम में बोरिंग हो, वो पाइप ला करके आप दक्षिण पश्चिम में टैंकी हो ओवरहेड टैंकी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा अच्छा। ओवरहेड टैंकी हमेशा घर के दक्षिण पश्चिम में रखना चाहिए। और टॉयलेट का क्या करना चाहिए गुरु जी? वो अलग से बताऊंगा, मैं कुंडली में चलता हूँ, ठीक है। एक ठीक एक ठीक। मिनट का जो है वो चीज है, मैं थोड़ा सा ऐसे आपको समझा दी। ठीक है ठीक है। देखिए उधर भी क्लास वगैरह भी है तो सभी तरफ से हमें देखना पड़ता है। अब ठीक। देखिए ज्योतिष शास्त्र क्या है। ज्योतिष जी। शास्त्र कहते हैं आकाशस्थ ग्रह नक्षत्र आदि पिंडा नाम बोधकम शास्त्र। जो हम्म। आपको सौर मंडल में आपको ग्रह नक्षत्र दिखाई देते हैं, उन ग्रह नक्षत्रों का क्या प्रभाव पड़ता है, उसी का ज्ञान कराने वाला शास्त्र को ही ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। अब हाँ जी। इधर फिर क्या कहते हैं, काल विधान शास्त्रम, अर्थात समय को मैनेजमेंट करने का शास्त्र है। जैसे कि अभी मान लीजिए आप पुणे में हैं, अभी जी। आपको जैकेट खरीद करके दिया जाए तो आप पहन सकती हैं, नहीं पहन सकती है ना, गर्मी है महसूस कर रहे हैं ना। हम्म।
अगर मान लीजिए अगर आप पहनेंगे तो आप क्या होगा, आपको दिक्कत है, परेशानी महसूस करेंगे, है कि नहीं? हाँ जी, हाँ वो जी। समय आपके लिए अनुकूल नहीं है। अब जैसे हम्म। आप मान लीजिए धनु राशि में सूर्य प्रवेश करेंगे मकर कुंभ में, तो सर्दी का मौसम रहेगा तो उस समय आप पहन सकती हैं। हाँ जी, तो यही चीज है। अब देखिए ग्रहों का प्रभाव होता है, जगहों का भी क्यों प्रभाव होता है। अब चाइना में पैदा हुए व्यक्ति का रूप रंग देखिए जगह का प्रभाव से प्रभावित हो रहा है। अमेरिका हाँ में जी, कोई पैदा हो रहा है तो उसका रूप रंग देखिए अलग ही है। हाँ नागालैंड जी, में पैदा हुआ है तो उसका रूप रंग देखिए अलग है। दक्षिण अफ्रीका में देखिए वहां पैदा हुआ है तो उसका रूप रंग अलग है। प्रकृति के अनुसार भी जगह का भी महत्व के कारण जो है ना रूप रंग। अब भारत में ही देखिए ना 28 राज्य है ना, हाँ राज्यों जी, में देखिए व्यक्तियों का स्वरूप रंग वगैरह, पंजाबियों का देखिए आसाम में देखिए, नेपाल में देखिए, भूटान में देखिए। हाँ, रूप हाँ रंग जी, अलग है कि नहीं है बताइए। हाँ जी, तो ये जगह से भी प्रभावित हो रहा है कि नहीं। हाँ। तो ये चीज काल विधान शास्त्र अर्थात समय को मैनेजमेंट करने वाला शास्त्र। एक ही समय में आप जो है ना, मान लीजिए सेव का खेती पूरे 28 राज्य में करेंगे तो कौन सा राज्य में बेहतर होगा, कौन से राज्य में नहीं होगा, समझ में आया। हाँ जी, तो फलित करते समय हमेशा देश काल पात्र ये तीन चीज को विचार करके फल कथन कहना चाहिए। हम्म। फिर आगे बढ़ते हैं, आइए। आनंद आ रहा है। हाँ जी, अब देखिए ग्रहों का कैसे मानव जीवन में संबंध है, कहते हैं यहाँ पे श्लोक है, सर्वात्मा च दिवानाथो मनः कुमदवान्धवः सत्त्वं कुजो बुधे प्रोक्तो बुधोवाणी प्रदायकः देवेज्यो ज्ञान सुगतो भृगुर्वीर्य प्रदायकः ऋषि प्राक्तने प्रोक्तश्छाया सूनुश्च दुःखदः। अर्थात कहने का सारांश क्या है, ऋषियों कहते हैं, ऋषि उन लोगों का कहना है, यत पिंडे तद ब्रह्मांड, जो हमारा शरीर रूपी पिंड है इसका संबंध सीधा ब्रह्मांड से। हाँ जी, ठीक है, वेद भी कहता। अब कैसे संबंध है, तो कहते हैं सर्वात्मा च दिवानाथ, तो दिन के नाथ भगवान जो सूर्य नारायण है, इनके प्रकाश से पूरा विश्व ब्रह्मांड चलता है। अगर जहां सूर्य का प्रकाश न पड़ता हो वहां पेड़ पौधे भी फल प्रस्तुत नहीं कर सकते, समझ में आया। हाँ जी, तो सूर्य का प्रकाश मान लीजिए सूर्यास्त के बाद हो, सूर्यास्त के बाद सूर्य का प्रकाश नहीं होने के कारण हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी करने में असमर्थ होते हैं। तो जिसका जैसा सामर्थ्य है, लालटेन हो, बल्ब हो, बिजली हो, मोबाइल का टॉर्च हो, कुछ भी प्रकाश का आप सहारा लेकर के हम लोग रात को अपना काम इत्यादि करते हैं। अगर प्रकाश ना हो तो काम नहीं कर पाते। अब हाँ देखिए जी, विद्युत ऊर्जा ना हो तो मोबाइल भी काम नहीं करता है। अंतरिक्ष में सैटेलाइट वगैरह भी सब ऊर्जा, सौर ऊर्जा से ही चल रहा है कि नहीं कर चल रहा है। हाँ जी, तो इसका तात्पर्य सूर्य का प्रकाश, इसका प्रभाव है पूरा विश्व ब्रह्मांड में, चाहे मनुष्य हो चाहे मशीन हो, कल कारखाना भी प्रभावित हो रहे हैं। हाँ जी, तो फिर अन्यों का की बात ही क्या है। तो उसी प्रकार जगत का आत्मा सूर्य है, अगर सूर्य का प्रकाश न पड़े तो पूरा सिस्टम ही काम करना बंद कर देगा। तो उसी प्रकार ये हमारा शरीर रूपी पिंड में इसका अंश रूप में आत्मा के रूप में विद्यमान है। सूर्य जगत का आत्मा है। हाँ, और हमारे शरीर रूपी पिंड में हमारे शरीर को चलाने वाला आत्म तत्व कौन है, वो सूर्य। ठीक है, हाँ समझ जी, में आया। हाँ जी, फिर उसके बाद कहते हैं कि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण सभी ग्रह अपने अपने जगह पर घूम रहे हैं, किसी में परस्पर टकराव इत्यादि नहीं हो रहा है कि नहीं। हाँ जी, अब इसका कंसेप्ट जो है शरीर में कैसे लग रहा है, बोले हमारे शरीर में भी बहुत सारे अंग प्रत्यंग हैं, वो भी हाँ अपने जी, अपने जगह में किस आधार पर टिके हुए हैं, वो हड्डियों के आधार पर टिके हुए हैं। अगर शरीर में हड्डी ना होता तो सब मांस का फुटबॉल बन जाते। हाँ जी। तो हड्डी का भी कारक ग्रह कौन हुआ, सूर्य सूर्य। हुआ। ठीक है। हाँ जी। अब सूर्य ग्रह भी क्या है, अग्नि तत्व है। और हम्म। हमारे शरीर में भी आयुर्वेद में लिखा है 13 प्रकार की अग्नियां होती हैं हमारा शरीर में, 13 प्रकार की अग्नियां होती हैं। तो हम्म। कौन कौन सी है 13 प्रकार की अग्नियां, तो कहते हैं पंच तत्व से बना हुआ शरीर है हमारा। क्षिति जल पावक गगन समीर, अग्नि पृथ्वी वायु जल और आकाश, ये पंच तत्व का सूक्ष्म 5 अग्नि। और पेट में एक रहता है जठराग्नि, जो खाने को, अब कोई भी अन्न खाते हैं तो हम लोग 40 मिनट तक वो अन्न को पकाता है। पकाने के बाद सप्त धातु बनता है, रस बनेगा पहले,
फिर रक्त बनेगा, फिर मांस बनेगा, फिर अस्थि बनेगा, फिर मेद बनेगा, फिर मज्जा बनेगा, फिर शुक्र बनेगा, जो सप्त धातु का प्रोसेस होता है, जो सप्त धातु। और पेट का एक जठराग्नि मिला करके कितना हो, 7 5 12 और एक मिला करके 13 हुआ कि नहीं हुआ? हाँ जी। ये 13 प्रकार की अग्नियां आपके शरीर का सीधा संबंध सूर्य से है। जिस प्रकार मोबाइल का टावर का संबंध जो होता है ना, जो है नेटवर्क टावर से संबंध होता है, ठीक उसी प्रकार ब्रह्मांड के टावर से, सूर्य से हमारा शरीर में ऊर्जा मिलता है, उसका कनेक्टिविटी रहती है। ठीक है। हाँ जी। अब पहले के व्यक्ति लोग 100 साल तक जीते थे, 120 साल तक जीते थे, नहीं भी हो तो 80 से ऊपर ही जीते थे। अभी के व्यक्ति 50 60 तक जी रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, है कि हाँ। नहीं? इसका कारण क्या है, लॉजिक क्या है? तो इसका लॉजिक ये है कि पहले व्यक्ति, आज से 40-50 साल वाले जितने भी बुजुर्ग लोग को आप देखेंगे, सुबह 3 बजे या 4 बजे या 5 बजे के अंदर वो उठ जाते थे, है कि नहीं? हाँ जी। और रात को 7-8 बजे तक वो भोजन करके सो जाते थे, है कि नहीं? हाँ जी। और पहले के जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट वगैरह थे, सुबह भोर पे ही प्रातः काल उठ करके ही पढ़ते थे। रात को जग जग करके कोई पढ़ाई नहीं करता था पहले, है कि नहीं? हाँ जी। तो इससे क्या पड़ा मानव जीवन में प्रभाव? तो रात्रि में देखिए नेगेटिव एनर्जी का वास होता है और दिन में पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है। आजकल के स्टूडेंट का क्या हो रहा है, आजकल सुसाइड क्यों कर रहे हैं अधिक? बच्चे के आप 2 थप्पड़ मारते हैं तो पता नहीं गलत कदम ना उठा ले, ये हमेशा भय बना रहता है ना मन में। हाँ जी। पहले के बच्चों को जो है ना बोरिया में भर भर कर भी प्रसाद देते थे मम्मी पापा लोग, कुछ भी नहीं करता था बच्चा, है कि नहीं है? हाँ जी। हाँ। तो जितने भी बच्चे, आप देखिए गुरुकुल में हम लोगों का, वेद विद्यालयों में क्या होता है, वहां भी यही कंसेप्ट होता है। सुबह 4 हाँ। बजे उठे, 5 बजे जो है उन लोग स्नान वगैरह निवृत्त होते हैं, फिर संध्या वंदन करते हैं, फिर पढ़ने बैठते हैं, हाँ। योगाभ्यास इत्यादि करते हैं। तो उन बच्चों का ऐसा प्रकृति के साथ जोड़ करके जीवन यापन करना, वेद जो कहता है कैसे सर्वदा स्वस्थ रह सकते हैं, वो आयुर्वेद कहता है, जो ऋग्वेद का उपवेद है। जी। आयुर्वेद किसको करते हैं? बोले आयु यस्मिन् विद्यते सह आयुर्वेद। जिस ज्ञान से आपकी आयु की रक्षा होती है, उस वेद का नाम है आयुर्वेद। ठीक है। हाँ जी। तो आयुर्वेद में ये कहा गया है कि प्रकृति के अनुकूल आप जीवन जिएंगे तो आप सर्वदा स्वस्थ रहेंगे, प्रकृति के विरुद्ध आचरण करेंगे तो आप सर्वदा स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन खराब होता चला जाएगा। समझ में आया? हाँ जी। तो आजकल के बच्चों का सबसे पहले कंसेप्ट क्या क्या हो रहा है? सबसे हाँ। पहले उनका देखिए खान पान खराब हो रहा है। खान पान क्यों? ताजा नहीं खा रहे हैं, चिप्स हाँ। कुरकुरे बिस्कुट मैगी, हाँ, हाँ नूडल्स। जी। समझ रहे बात को? जो पहले से ही हाँ। बना हुआ बिस्कुट कितना दिन पहले का होता है, कुरकुरे चिप्स वगैरह। हाँ जी। आजकल खाना वगैरह पराठे वगैरह भी आ गए, वो फ्रिज में, डीप फ्रिज में रखा हुआ होता है ना। हाँ। 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 ताजा बना करके तो कोई नहीं खिलाता है बच्चों का आजकल। वहीं सबसे पहला माइनस पॉइंट वहीं से शुरू होता है एक। ठीक है। हाँ जी। वहीं से उसका आयु का क्षीण होना शुरू हो जाता है, आयुर्वेद कहता है। दूसरा, बिल्कुल। राजू दीक्षित जी भी इस बात को जोर देते। दूसरा क्या होता है, अब जैसे जैसे वो बड़ा होते जाता है वो बच्चा, तो उसका हम्म। भी क्या होता है कि रात को पढ़ाई शुरू कर देता है, तो रात को 12 बजे 1 बजे तक जाग जाग करके पढ़ना, ऐसा उन लोगों का दिनचर्या शुरू हो जाता है। यस नो? हाँ जी। हाँ जी। और बच्चा सुबह 7-8 बजे के बाद पहले से उठेगा ही नहीं, सूर्य उदय से पहले उठेगा ही नहीं, है कि नहीं? हाँ जी। हाँ जी। तो इससे क्या होगा, जितना दिन ये अभ्यास करते रहेगा उतना दिन उसका आयु क्षीण होता चला जाएगा। समझ में आ हाँ। रहा है? वो हाँ। अगर मान लीजिए इस अभ्यास को 10 साल 15 साल तक पढ़ाई अवस्था तक करता है, तो ये उसके लिए डेंजर बन जाएगा। समझ में आया? हाँ। फिर उसके बाद वो बच्चा को क्या होता है, तीसरा स्टेप, अब वो बच्चा को जो है ना स्विगी जोमेटो इत्यादियों से ऑनलाइन मंगा करके खाएगा, क्योंकि हॉस्टलों में रहता है ना। हाँ जी। अब ज्यादा पढ़ा लिखा हो गया ना, शिक्षित हो गया। पहले के मम्मी पापा लोग पालथी मार करके खाते थे ना बैठ करके, तो गंवार हो गए। आजकल पढ़े हाँ। लिखे का टाई वाई पहन के शादी वादी में खड़े होकर के खाना है ना, हाँ बिल्कुल। तो खाना कैसा है वो भी मालूम नहीं। अब
होली, दिवाली, जन्मदिन, पार्टी, विवाह इत्यादि कोई पहले दिन में राजा की तरह खाना खाते थे ना, वो चीज कंसेप्ट हट गया। अब रात हाँ को जी। खाएंगे। जब बिल- सूर्यास्त होगा तो सूर्यास्त होते ही आपके शरीर से जो है सौर मंडल से आपका कनेक्शन टूट जाता है 13 प्रकार की अग्नियों का। तो उस हाँ जी। समय जो है ना वो खाना खाता है। तो जब अग्नि का काम होता है उसको हजम करना, भस्म करना, अग्नि में कुछ भी डाल दीजिए और जला करके राख कर देता है ना। हाँ जी। तो उसी प्रकार आपके शरीर में 13 प्रकार के, अब बिजली ही नहीं है, गुल है। तो उस बिल्कुल। समय आप क्या करेंगे? तो 13 प्रकार की अग्नियां जब निष्क्रिय हो जाती है तो उस समय राजा की तरह होली, दिवाली, पार्टी वार्टी, आजकल के व्यक्ति वही तो कर रहे हैं ना। हाँ हाँ। अब ऐसे व्यक्ति महामृत्युंजय को प्रकट कर ले तपस्या करके भी, तो महामृत्युंजय बोलेंगे बेटा मैं तुझे बचा नहीं सकता। बोले मैंने वेद में पहले वेद विरुद्ध आचरण तू कर रहा है। सही बात है। अब 1.25 लाख जाप करे, सवा महामृत्युंजय को भी प्रकट कर ले, महामृत्युंजय भी हाथ खड़ी कर देंगे। समझ में आया? बिल्कुल बिल्कुल। चाहे वो ग्रह का रत्न पहने या दिन रात सूर्य भगवान का पूजा करते रहे, कुछ होने वाला नहीं। सही बात है। तो तीसरा स्टेप क्या होगा? वो रात को जागने के कारण वो बच्चों के अंदर भी आजकल, पहले की जितने लोग थे पहले 95% विवाह सफल था। चाहे हाँ माताएं अशिक्षित, पहले के लोग ज्यादा शिक्षित नहीं थे तो भी विवाह वैवाहिक जीवन सफल था। आजकल ज्यादा बिल्कुल शिक्षित हैं व्यक्ति, उतना उससे 4 गुना ज्यादा, क्या 10 गुना, 50 गुना, 50-50 हो गया आप तो। समझ बिल्कुल। रहे हैं? बिल्कुल आजकल तलाक के योग अधिक हो रहे हैं। बिल्कुल। बच्चों में सहन शक्ति नहीं है, न लड़के में न लड़की में। बिल्कुल। अगर एक बार परीक्षा में फेल हो जाते तो सुसाइड कर लेते, देखते नहीं कोटा वोटा इत्यादियों में इधर उधर। हाँ। तो फेल होने से कोई जीवन के समस्या का समाधान थोड़ी है। अगर मान लीजिए आपने एक बार परीक्षा दी, आप फेल हो गए, तो परीक्षा में क्या क्या सवाल पूछा गया आपको मालूम चल गया। दोबारा आप बेहतर ढंग से तैयारी करके देंगे तो आप अवश्य सफल होंगे ना। एक बार नहीं हुए, 2 बार नहीं हुए, 3 बार नहीं हुए, 4 बार नहीं हुए, कभी तो होंगे ना। जैसे 12 फेल अभी मूवी आया था, वो बच्चा हाँ देखिए जी। 12 फेल वाला आईपीएस बना। हाँ जी। तो सफल होने का एक ही तरीका है, अभ्यासम परमम गुरु। मतलब जो निरंतर अभ्यास करता है वो सफल होगा ही होगा, उसमें कोई संशय ही नहीं है। बोले कैसे? बोले पानी भी निरंतर जो है ना चट्टान के ऊपर टकराती है तो चट्टान को भी तोड़ करके निकल जाती है। पानी सामान्य चीज है, कोई एक बार टकराएगा तो थोड़ी तोड़ पाएगी। बिल्कुल। तो ये चीज है। फिर बच्चों का फिर तीसरा, उनको होली, दिवाली, पार्टी, रात को ही उन लोग खाना खाते हैं, दिन में खाना नहीं खाते, नहीं। है कि नहीं? बिल्कुल। तो ये सबसे गलत तरीका है। फिर उसके बाद चौथा स्टेप क्या है? अब इन लोग का जो है ना जितने भी खान पान वगैरह है सब ऑनलाइन हो गया, और जो बासी चीजें बना करके रेडीमेड रखा है वैसा ही खाना है इनको। समझ में आया? हाँ जी। पाव रोटी, पिज्जा, बर्गर, एक एक रोटी 500 रुपए का खा जाएंगे। समझ रहे? पिज्जा हो घर में मम्मी हाँ। बना करके दे बढ़िया, वो कभी नहीं खाएंगे। हाँ। तो यहाँ से कभी कभार खाना वो अलग विषय होता है, और उसको हैबिट बनाना अलग विषय होता है। ठीक है। हम्म। फिर पांचवा, लाइफस्टाइल खराब होना, ये बच्चे लोगों का। फिर क्या है कि आजकल वैसा ही हो गया, प्रकृति के अनुकूल नहीं, प्रतिकूल, जो जिस सीजन का अन सीजन का साग सब्जियां होने लगी। समझ में आया? हाँ जी। मेडिसिन वगैरह इतना पड़ रहा है क्योंकि वो प्रकृति के विरुद्ध कोई चीज को भी करना होता है तो उसमें ज्यादा वो चीज लगता है, मेहनत लगता है। सब्जी में स्वाद ही नहीं है। बिल्कुल। तो ये सारा सब चीज है। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो उनका जो भी है आचरण, वेद वेद विरुद्ध आचरण है, प्रकृति के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं अधिकांश। तो इन लोग को जो है ना, जो व्यक्ति रात को अधिक जागता है, दिन में अधिक सोता है, ऐसे व्यक्तियों का मनस्थिति हमेशा पॉजिटिव नहीं रहता है। इन लोग के अंदर शरीर में जो है ना रोग प्रतिरोधक क्षमता देने वाला ग्रह ही सूर्य है। अगर सूर्य हाँ। ग्रह कमजोर होगा तो व्यक्ति के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता भी घट जाता है, जिसके कारण जो है ना वो अ, मतलब जो है मतलब सर्वदा स्वस्थ रहने में, उसके शरीर में जो बीमारियों से लड़ने की जो बैक्टीरिया है वो कमजोर हो जाती है, जिसके कारण जो है वो बीमार
शीघ्र हो जाता है। समझ में आया? हाँ जी। और देखिए, जो पहले के व्यक्ति लोग प्रकृति के अनुकूल जीवन जीते थे, तो उसके कारण चाहे गवार हो, चाहे पढ़े लिखे कम ना थे, तो भी उन लोगों का जीवन सफल। बिल्कुल। तो समझ में आया सूर्य कैसे मैकेनिज्म से काम करता है? बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको स्वस्थ रहना है कि अस्वस्थ रहना, वो आप पे निर्भर करता है। अब क्योंकि बिल्कुल। घर में माताएं जो होती है ना, वो भूमिका निभा सकती हैं अपने। आपके परिवार में जितने भी आजकल पैसा कमा रहे हैं ना आपके पतिदेव, हाँ जी। अगर आपने इस नियम को जितना, मैं ये नहीं कहता कि आप पूरा ही नियम को फॉलो करिए, जितना कर सकते हैं उतना करिए। बिल्कुल। अगर नहीं करेंगे तो बाद में कमाया हुआ धन डॉक्टर को चढ़ा करके तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा करना पड़ेगा। हाँ वही है। यही होगा। समझ में आया? हाँ जी। तो ये है चीज, कंसेप्ट। अब देखिए, अब सूर्य ग्रह का आपका वो चीज समझाया। अब चंद्रमा देखिए, अब जैसे कि मान लीजिए हम लोग रहते हैं पृथ्वी में। हाँ अब जी। पृथ्वी से नजदीक भी ग्रह है और दूरी में भी ग्रह है। ठीक हम्म। उसी प्रकार जैसे कि मान लीजिए ये आपका घर है। अब आपके हम्म। पास में भी आपके परिचित लोग रहते हैं, दूर में भी रहते हैं, है कि नहीं है? हम्म। तो आपको मुसीबत परेशानी अच्छा बुरा हर प्रकार की स्थिति में सबसे पहले मदद करने वाला होगा पास वाला। हाँ जी। उसका प्रभाव ज्यादा होगा। तो उसी प्रकार ठीक कुंडली में पृथ्वी के सबसे नजदीक जो उपग्रह है चंद्रमा, ये सबसे ज्यादा पास होने के कारण इसका प्रभाव व्यक्ति के ऊपर जीवन में ज्यादा होता है। समझ में आया? हाँ जी। अब देखिए, चार वेद 18 पुराण 6 शास्त्रों में आत्मा की मुक्ति की बात नहीं कहा है, या मन की मुक्ति की बात हो रही है। गीता में हाँ हाँ। कहते हैं भगवान न शस्त्र काट सकता है, ना आग जला सकते है, ना पानी भिगा सकता है, ना हवा सुखा सकता है, कि नहीं? हम्म। तो यहाँ बात हो रही है मन की। ये देखिए, आपका बॉडी में पूरा मन का चंद्रमा का कंट्रोल है। खाने का मन नहीं है तो कोई खिला नहीं सकता, पढ़ने का मन नहीं है तो कोई जबरदस्ती पढ़ा नहीं सकता, घूमने का मन नहीं है तो कोई जबरदस्ती आपको घुमा नहीं सकता, है कि नहीं? हाँ जी। अगर मान लीजिए, तो आपके बॉडी में किसका कंट्रोल हुआ बताइए? मन का हुआ कि नहीं? हाँ जी। तो इसलिए अगर जिसका मनस्थिति खराब होगा, तो चिड़चिड़ापन होगी, टेंशन होगा, व्यक्ति का मन व्याकुल होगा। मन व्याकुल होगा तो बेहतर डिसीजन नहीं ले पाएगा, न पढ़ पाएगा, न बेहतर ढंग से नौकरी कर पाएगा, न गृहस्थ जीवन को व्यवस्थित जी सकता। हाँ जी। तो उसी प्रकार उसको व्यवस्थित प्रकार से जीने की जो प्रक्रिया है, फिर मान से देखिए, आयुर्वेद का दो प्रयोजन है। एक तो स्वस्थ हाँ व्यक्ति को सर्वदा स्वस्थ कैसे रखें, और दूसरा हाँ जी। प्रयोजन है कि बीमार व्यक्ति को कैसे शीघ्र स्वस्थ बनाए। तो उसी प्रकार कुंडली में अगर मान लीजिए किसी प्रकार की अशुभ स्थिति बन रहा है, तो उसको हाँ कैसे ठीक कर किया जा सकता है, वो आयुर्वेद। अब कैसा उपाय करें तो कभी भी निष्फल नहीं होगा, कहते हैं क्वचित अर्थ क्वचित धर्म क्वचित मैत्री क्वचित यशः क्वचित चापि कर्माभ्यास चिकित्सा नास्ति निष्फला। धर्म से, हाँ। धन से, योग से, आयुर्वेद से, वेदोक्त आचरण से अगर किसी का भी आप इलाज करेंगे तो मुर्दा भी खड़ा हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? जो मरणासन में स्थिति में है, वो भी हाँ जी। शीघ्र जो है रिकवर हो जाएगा। तो उसका जो है, यही है कुंडली का सारांश, यही। अब देखिए, अब यहाँ आपने चंद्रमा को जाना। चंद्रमा मन को रिप्रेजेंट करता है। अब मंगल ग्रह जो है ना कुंडली में, शरीर को रिप्रेजेंट करता है, सत्वम को, जो एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, ताकत को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हाँ मान जी। लीजिए कुंडली में एनर्जी पॉजिटिव है, तो व्यक्ति को जीवन में साहस के कारण उन्नति प्रगति करता है। अगर मान लीजिए मंगल ग्रह नेगेटिव होगा, तो व्यक्ति को हम्म। चिड़चिड़ापन होगा, क्रोध अधिक आएगा, जिसके कारण लड़ाई झगड़े विवाद इत्यादि होंगे। क्योंकि मंगल ग्रहों का सेनापति है। सूर्य राजा है, चंद्रमा रानी है। तो सेनापति ही हमेशा युद्ध करता है, राजा रानी नहीं करते, आदेश हाँ जी। देते हैं। तो उसी प्रकार विवाह में भी हम लोग जो है ना मांगलिक दोष वगैरह देखते हैं ना, वो मंगल ग्रह से इसलिए देखते हैं। लड़ाई झगड़े का विवाद का कारक ही मंगल ग्रह। अब हाँ जी। मांगलिक दोष कैसे बनता है कुंडली में? लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में और द्वादश घर में मंगल बैठा हो तो मांगलिक दोष बनता है। तो ये भैया मेरे बच्चे फोन से कुंडली,
अब देखिए मंगल ग्रह बच्चे के अष्टम भाव में कुंडली में बैठा हुआ है, लेकिन ये हाँ जी। मंगल परिहार हो रहा है, इसका दोष भंग हो रहा है। बोले कैसे? 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 वो कहते हैं, अब आए ना बात कैसे अब मैं बताऊं। अब लिखा है दृष्टि जी, मतलब श्लोक है, मतलब न मंगली चंद्र भृगौ द्वितीय न मंगली पश्यति जीवयस्य न मंगली केंद्र गते च राहु न मंगली मंगल राहु योगे। इस श्लोक का तात्पर्य ये है कि गुरु पूर्ण दृष्टि नानिष्ठ फलदः, अर्थात गुरु का तात्पर्य ज्ञानी व्यक्ति, हर समस्याओं का समाधान किसके पास होता है? गुरुजनों के पास होता है, ज्ञानी व्यक्ति के पास होता है। तो ज्ञानी व्यक्ति के पास कोई भी चला जाएगा, जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार है, अब हाँ ज्ञानी जी। व्यक्ति डॉक्टर के पास चला जाएगा, ज्ञानी व्यक्ति वो है, उसका समाधान जानता है, तो बीमारी को ठीक करने का दवा देता है कि नहीं देता? हाँ जी। दवा देता है, ठीक होता है। ठीक उसी प्रकार हर समस्या का समाधान करने वाला ग्रह गुरु ग्रह का दृष्टि मंगल ग्रह के ऊपर सप्तम दृष्टि है। ग्रह जहां बैठते हैं उस घर से सातवें दृष्टि अपने आप अन्य ग्रहों को देखते हैं। तो बृहस्पति यहाँ बैठा, 1 2 3 4 5 6 7, देख रहा है कि नहीं मंगल? हाँ, तो इसमें ये मंगल का परिहार हो गया इसमें। मंगल दोष खत्म हो गया, इसका तात्पर्य हुआ। अच्छा। समझ में आया? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। यस। तो यहाँ डॉक्टर इलाज कर रहा है, समझ में आया? हाँ हाँ, बृहस्पति की दृष्टि जा रही है इस पे सप्तम। हाँ, इसलिए। जी। फिर उसके बाद आया आपका, अब इनके जो है ना मंगल ग्रह, अब जैसे कि आपकी बेटी है, इनका नेचर कैसा है बता देता हूँ। हाँ बता जी। दो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बताइए आप। अब देखिए 5 नंबर की राशि होती है सिंह राशि। हाँ जी। तो व्यक्ति का पूरा बॉडी में कंट्रोल किसका रहता है? मन का रहता है ना। हाँ जी। और हमारे सबसे भी ब्रह्मांड में पृथ्वी से सबसे नजदीक ग्रह कौन है? चंद्रमा है, तो उसी का प्रभाव है। तो व्यक्ति के हाँ जी। कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में जाकर के बैठेगा, उस राशि का मतलब, ये राशियां क्या है? ब्रह्मांड के 12 राज्य हैं। जैसे कि हाँ जी। हमारे भारत में 28 राज्य है ना, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। हाँ। तो अभी जैसे कि मान लीजिए आप केदारनाथ चली जाएंगे उत्तराखंड में, तो वहां का जलवायु प्रभावित करेगा, आपको ठंड लगेगा। अगर हाँ जी। दिल्ली, राजस्थान, यूपी, बिहार में होंगे तो आपको भीषण गर्मी की अनुभव होगी, है कि नहीं? हाँ जी। अब सिक्किम विक्किम में आप हैं तो वहां भी सर्दी का प्रभाव है। हिमाचल है, जम्मू है। तो बेंगलोर में जाएंगे तो न सर्दी न गर्मी, मीडियम है, ऐसा है ना कहीं कहीं। हाँ जी। तो जिस राज्य में आप जाएंगे तो वहां का जलवायु प्रभावित करेगा। ठीक उसी प्रकार ये ब्रह्मांड के 12 राज्य हैं। हर राज्यों के मुख्यमंत्री भी होते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए यूपी में योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो हाँ जी। उनका प्रभाव, राजा का भी प्रभाव पड़ता है प्रजाओं के ऊपर। तो उसी हाँ। प्रकार से सिंह राशि का जो मालिक होता है वो सूर्य है, आपकी बेटी की कुंडली में, वो ग्रहों का राजा है। हाँ जी। राजा के घर में जाकर के चंद्रमा मन जाकर के बैठा है। हाँ। ठीक है? अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ ब्रह्मांड का लाइव लोकेशन दिखाऊं, राशि कैसे कैसे होता है। हाँ जी, दिखाइए। अभी मैंने आपको क्या दिखा रहा था, ये दिखा रहा था ना चित्र। हाँ हाँ। इस ग्रह जो है ना अपने अपने धुरी धुरी पर घूम रहे थे ना ऐसे। हाँ जी। अब इसी को जो है ना 12 हिस्सों में बांटा गया है इस प्रकार से। हाँ। तो उसी को 12 हिस्सों में किसके आधार पर बांटा गया? तारों के झुंडों के आधार पर बांटा गया। जैसा जैसा तारों का झुंड का आकृति बना, तो वैसे वैसे नाम रख दिया गया। जैसे कि ये देखिए एरिस, मेष राशि, यहाँ हाँ जी। तारों का झुंड और समूह का भेड़ जैसा आकृति होने के कारण संस्कृत में भेड़ को मेष कहते हैं। हम्म। अब यहाँ देखेंगे वृष, बैल का जैसा तारों का आकृति होने के कारण उसको वृषभ राशि का है। मिथुन का हाँ जी। तात्पर्य संस्कृत में पुरुष और स्त्री का जोड़ा। अब यहाँ हाँ देखेंगे, जी। पुरुष स्त्री का जोड़ा है। अभी ब्रह्मांड में लाइव लोकेशन जो है ना, जुपिटर हाँ जी। बृहस्पति, अभी देखिए मिथुन राशि में। हम्म। फिर उसके बाद आ जाइए कर्कट राशि, देखिए तारों का झुंड समूह केकड़ा जैसा आकृति होने के कारण इसको कर्कट राशि कहा है, इंग्लिश में इसको कैंसर कहते हैं। हाँ जी। अब व्यक्ति का ये देखिए सिंह राशि,
अब ये तारों का समूह जो है ना, शेर की तरह जरा आकृति होने के कारण इसको सिंह राशि कहा है। अभी ब्रह्मांड में लाइव लोकेशन में वीनस अर्थात शुक्र ग्रह सिंह राशि पर है। तो व्यक्ति का नाम वगैरह जो रखा जाता है ना, चंद्रमा, मून साइन, मून चंद्रमा, मन का पूरा कंट्रोल आपका शरीर में रहता है। तो ठीक उसी हाँ जी। प्रकार चंद्रमा जिस राशि पर होता है तो व्यक्ति का मन वैसा होता है। हाँ जी। समझ में आया? हाँ जी। अब जैसे कि मान लीजिए जो व्यक्ति का चोर का संगति करता है तो उसका मन उनके प्रति अधिक लगता है, तो उसका नेचर भी वैसा ही होगा। हाँ जी। अब जो जैसा का संगत करता है उसका असर पड़ता है, ठीक वैसा। हाँ हाँ। तो अब देखिए, अब ब्रह्मांड का पूरा नक्शा, अब ये तो आपको सिंह राशि दिखा दिया, अब 12 राशि ही दिखा दो ना। हाँ दिखाइए। अब ये कन्या राशि होता है, ये तारों का आकृति कन्या की आकृति होने के कारण ये कन्या राशि। हाँ। मार्स मरकरी अभी एक हम्म। तुला राशि तरारु जैसा आकृति है, देखिए। वृश्चिक हम्म। राशि बिच्छू जैसा आकृति है तारों का झुंड। हाँ जी। धनु राशि का स्वरूप एक घोड़े का, गर्दन से नीचे के भाग घोड़े का है, गर्दन से ऊपर का भाग मनुष्य धनुष बाण खींचा हुआ है, ऐसा आकृति। हाँ जी। और इससे आगे बढ़ेंगे तो मकर राशि, मकर का तात्पर्य होता है मगरमच्छ, गर्दन से नीचे का भाग मगरमच्छ का आकृति है और गर्दन से ऊपर का भाग हिरण का जैसा आकृति होने के कारण इसको संस्कृत में मृग राशि भी कहते हैं और मकर राशि भी कहते हैं। हाँ जी। फिर आगे बढ़िए, कुंभ राशि, एक मनुष्य जो है ना घड़ा में जल लिया हुआ है, ऐसा आकृति तारों का होने के कारण उसको कुंभ राशि कहा। यह हाँ और जी। मीन राशि, मीन कहते हैं संस्कृत में मछली को, दो मछलियों का स्वरूप को मीन राशि कहते हैं, मीन को संस्कृत में मछली को कहते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा, है कि नहीं? अभी देखिए ब्रह्मांड में लाइव लोकेशन में सैटर्न शनि अभी मीन राशि पर भी। तो व्यक्ति जब पैदा होता है उस समय ब्रह्मांड में ग्रहों का लाइव लोकेशन को ही कुंडली कहते हैं। समझ में आया? हाँ जी। अब आइए, अब आकाश का जो मेन नक्शा वगैरह वो चीज था, मैं आपको अभी दिखा। अब ये हो गया। अब राशियों का नेचर और प्रभाव वगैरह होता है यहाँ पे। अब जैसे कि मान लीजिए, अब ये तो हो गया ब्रह्मा जी ने सृष्टि की। सृष्टि करने के बाद जो होता है ना, अब व्यवस्थित प्रकार से उनको क्या चलाना है, सृष्टि चलाना है। तो फिर उन्होंने 12 प्रकार के मंत्रालयों की स्थापना की। पहला मंत्र से शरीर रूप रंग आकृति देखेंगे इस मंत्रालय से, व्यक्ति का व्यक्तित्व देखेंगे कैसा है। दूसरा घर से व्यक्ति का देखेंगे धन धान्य कुटुंब परिवार वाणी कैसा होगा, हाँ ये सारा दूसरे घर से देखेंगे। तीसरे घर से कुंडली का भाई बहनों का विचार करेंगे, बंधु बांधव पराक्रम को रिप्रेजेंट करता है। चौथा घर से व्यक्ति का घर, माता, भूमि, वाहन, मकान, मानसिक शांति को रिप्रेजेंट करता है, ये चौथा ऑफिस है। ये पांचवा ऑफिस है प्रेम, प्रेम है, शिक्षा है और संतान, ठीक है, पांचवा घर से। छठा घर से रोग ऋण शत्रु का विचार करते हैं, इस ऑफिस से रोग ऋण शत्रु का विचार होगा। सातवां घर से जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर, साझेदारी के रूप में देखा गया है। आठवां घर लंबी बीमारी, दुर्घटना, मृत्यु स्थान को रिप्रेजेंट करता है और गुप्त ज्ञान, रिसर्च, साइंटिस्ट को भी रिप्रेजेंट करता है। और कुंडली का नवा घर धर्म कर्म पिता हुआ, हाँ उसको रिप्रेजेंट करता है। उन्नति प्रगति भाग्य को रिप्रेजेंट करता है ना, भाग्य चमकता है तो भाग्यम फलंति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। जब भाग्य साथ देता है तो व्यक्ति का जो है किस्मत चमक जाता है, जीवन में ग्रोथ उन्नति तरक्की करता है। नहीं तो भाग्य साथ नहीं देता है तो उसके अंदर काबिलियत होने पर भी वो व्यक्ति उन्नति प्रगति नहीं कर पाता है। दशम घर कर्म का रिप्रेजेंट करता है, कर्म कैसा होगा, ये कर्म से संबंधित, कर्म बेहतर होगा कि नहीं होगा, कितने अड़चने आएंगी, रुकावटें आएंगी, जीवन में मान सम्मान नेम फेम पद प्रतिष्ठा कितना प्रतिशत मिलेगा, वहां से चेक किया जाए। तो व्यक्ति कर्म करेगा तो व्यक्ति के जीवन में इच्छा पूर्ति वगैरह कितना कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, वो 11 नंबर घर से देखेंगे। लाभ और हानि जो देखेंगे वो 12वें घर से, व्यय हानि, मेडिकल, जेल, कारावास, विदेश यात्रा वगैरह 12 उससे देखेंगे। इस प्रकार प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विभिन्न प्रकार के मंत्रालयों की स्थापना करते हैं
देश चलाने के लिए, उसी प्रकार ब्रह्मा जी ने सृष्टि करने के बाद सृष्टि को व्यवस्थित प्रकार से चलाने के लिए उन्होंने 12 मंत्रालयों की स्थापना। ठीक है, समझ में आया ये क्या हाँ जी। होता है? अब फिर ये मंत्रालय तो हो गए, अब मंत्रालय के भी तो एक एक होते हैं ना, ये शिक्षा मंत्रालय के कोई व्यक्ति होगा ना मंत्री, हाँ जी। तो उन घरों के कारक तत्व होंगे, जो राशि होगा वो फिर राशि का मालिक अलग होगा, कारक तत्व वगैरह वो चीज होता है, ऐसे होता है कुंडली। फिर आता है फिर ग्रहों का प्रभाव, ग्रहों का स्वभाव, नेचर, गुण, धर्म इत्यादि होता है। अब जैसे कि मान लीजिए, अब एक ही घर में चोर भी है, हाँ, दूसरों का भला चाहने वाला भी व्यक्ति है, और एक जो है ना दूसरों को मर्डर करने वाला आतंकवादी भी है। तो ऐसे व्यक्ति लोग अगर घर में एक साथ रहेंगे तो क्या होगा, समझ में आया? तो वैसे ही यहाँ हाँ जी। कुंडली में जैसे कि मान लीजिए यहाँ बैठा हुआ है, किन किन ग्रह कौन कौन को रिप्रेजेंट करता है, कैसे करता है, ये तो समझ में आ गया ना, 12 खाने क्या चीज होते हैं। हाँ जी। हाँ। अब फिर क्या है ना, आदि नारायण भगवान जी ने व्यक्तियों को कर्म फल देने के लिए ग्रहों से, भगवान से ग्रहों का अवतार हुआ। राम भगवान से सूर्य का, विराट भगवान जी का विराट रूप है ना जो अर्जुन को दर्शन दिए थे, तो वो विराट रूप से सूर्य, राम से सूर्य भगवान, कृष्ण से चंद्रमा, नृसिंह भगवान से मंगल, वारा भगवान से राहु, वामन भगवान से बृहस्पति, कूर्म भगवान से शनि, गौतम बुद्ध से बुद्ध हुआ, परशुराम से शुक्र, और केतु ग्रह से मत्स्य अवतार। हाँ जी। मतलब मत्स्य अवतार से केतु ग्रह हुआ। तो इस प्रकार हम्म। से ये ग्रहाधीनम जगत सर्वम ग्रहाधीन नरा वराह काल ज्ञानम ग्रहाधीनम ग्रह कर्म फल प्रदाह, भगवान के से ही प्रादुर्भाव होकर के कर्म फल प्रदान ग्रह करते हैं। तो भगवान ग्रह स्वरूप भी हैं। ठीक है, हाँ जी। तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ जो बोल रहे हैं कि ग्रहों का क्या क्या, अब किन किन ग्रहों का क्या क्या दायित्व दिया गया है, तो यहाँ कहते हैं ग्रहों का दायित्व दिया हुआ है, और जीवन में उन्नति प्रगति कराने का दायित्व दिया है बृहस्पति को। यहाँ आप देखिए, यहाँ बृहस्पति के बारे में लिखा है कि नहीं? जीव का तात्पर्य जीवन, ज्ञान, बुद्धि, गुरु, भाग्य, विकास, समृद्धि, उन्नति, प्रगति, गुरु देने वाला ग्रह है। तो सूर्य ग्रह जो है ना, पिता है, सरकारी है, प्रसिद्ध है ना, आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। तो राजा का क्या, नेम फेम पद प्रतिष्ठा सरकारी नौकरी, ग्रहों का राजा सूर्य है, वो नौकरी सरकारी देने, नौकरी इत्यादि की देने वाला ग्रह कौन है? सूर्य है। अब चंद्रमा क्या क्या, क्या को रिप्रेजेंट करता है? बोले चंद्रमा जो है माता है, पुत्री है, मन है, स्थान परिवर्तन है, यात्रा है, दोष है, पलायन, हानि और चंचलता। शीघ्र राशि परिवर्तन करने वाला ग्रह होने के कारण इसको यात्रा से जोड़ दिया आगे। ठीक है, हाँ जी। अब यहाँ अन्य ग्रहों का देखिए, बुध ग्रह देखिए, बुध ग्रह क्या, किसी तो बुद्धि है, शिक्षा है, वाणी है, विद्या है और चंचलता है, बंधु बांधव व्यापार को रिप्रेजेंट करता है। हाँ जी। गुरु ग्रह का तो बता दिया। शुक्र ग्रह कला, विलासिता, सुख, धन, पत्नी, सौंदर्य और वाहन, लग्जरी लाइफस्टाइल को रिप्रेजेंट करता है। हाँ। शनि ग्रह कर्म को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, न्याय हम्म। को रिप्रेजेंट करता है, समर्पण को रिप्रेजेंट करता है, बड़ा भाई को और सत्य को रिप्रेजेंट करता है। हाँ। राहु जो है खतरा, अनैतिक, असुरक्षा बढ़ा देने वाला, विस्तार, दादा, विदेश, भूमि, छाया और कठिन समय को रिप्रेजेंट करता है। केतु ग्रह नाना, मुक्ति, त्याग, रुकावट और वैराग्य को रिप्रेजेंट करता है। इन ग्रहों का ऐसा ऐसा नेचर दिया गया। ठीक है, हाँ जी। अब यहाँ कुंडली में अब शनि कर्म का कारक ग्रह बैठा है, और हम्म। साथ में परिवर्तन का वाला ग्रह भी बैठा है। केतु हम्म। रुकावट वाला भी बैठा हुआ है, और हम्म। सूर्य जो है व्यक्ति का आत्मा, पिता को भी रिप्रेजेंट करता है। हम्म। तो यह ऐसे स्थिति में ग्रहों का संबंध बना, तो इसका क्या फल होगा? इसका फल हम्म। ऐसा होगा, देखिए यहाँ ग्रहों का डिग्री, एक राशि में 30 डिग्रियां होती हैं, तो यहाँ हम्म। डिग्रियां कितनी है? शनि का 6 डिग्री है, और चंद्रमा हम्म। का 7 डिग्री। इसका तात्पर्य ज्यादा दूरी में नहीं है, 1 डिग्री के डिस्टेंस में। हम्म।
तो शनि और चंद्रमा का कुंडली में एक साथ बैठता है तो शनि क्या है, कर्म है, चंद्रमा परिवर्तन है। तो ऐसा हम्म व्यक्ति क्या करता है, कोई भी कार्य प्रारंभ तो कर देता है, हम्म हफ्ता दिन 15 दिन जोश के साथ करता है, फिर उसके बाद उस चीज को छोड़ करके दूसरे में मन लगता है, उसको छोड़ देता है, निरंतर हम्म। प्रयास नहीं करता है किसी चीज। समझ में हाँ जी। आया। हाँ जी। अब ये केतु रुकावट है, अब यहाँ हम्म केतु भी बैठा है ना, केतु आपका रुकावट ही है। हम्म तो रुकावट कर्म में भी बन रहा है, शनि कर्म के साथ रुकावट बन रहा है। अब चंद्रमा हम्म मन के साथ बन रहा है, कर्म और मन को प्रभावित करने के कारण क्या हो रहा है, व्यक्ति का हम्म चाहे पढ़ाई हो किसी भी क्षेत्र में, निरंतर पढ़ाई में भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं। अगर पढ़ने वाला विद्यार्थी हो तो पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहा है, कर्म कर हम्म रहा है तो पढ़ाई कर्म में रुकावट डालेगा। समझ में आया। हम्म। हाँ जी। तो ये चीज है। अब ये क्या है, शनि और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन होता है तो व्यक्ति याद करता है तो बहुत जल्दी भूल जाता है, भूलने की बीमारी, कंफ्यूजन होना, कहीं ताला लगा करके आया तो ताला लगा है कि नहीं लगा है, दोबारा जा करके चेक करना। समझ में आया। हम्म कोई सामान कहीं रख देना फिर ढूंढते रहना, तो हम्म। ऐसा होता है कि नहीं होता है उनके। बेटी को हाँ, अब पता नहीं पंडित जी, इसकी तो तबीयत ही खराब रहती है, तो ये तो इसीलिए तो मैंने कॉल किया है कि इसका वही तबीयत तो, ठीक। तबीयत खराब क्यों रहता है, शनि और चंद्रमा एक साथ बैठ रहे हैं ना, यहाँ शनि हम्म। चंद्रमा और केतु चंद्र ग्रहण दोष बना हुआ है। और हाँ। यहाँ कुंडली में जो है ना, पितृ दोष भी बना हुआ है। अगर कुंडली में सूर्य और चंद्रमा के साथ राहु और केतु 10 डिग्री के अंतराल में हो तो पितृ दोष बनता है। हाँ। या कुंडली का 5वां घर और 9वां घर में, मान लीजिए राहु केतु के साथ, ये 5वां घर पिता का होता है, हम्म ये, और 9वां घर जो होता है, 5वां घर संतान का होता है और 9वां घर पिता का होता है। तो इन हाँ जी। दोनों घर में राहु केतु के साथ सूर्य चंद्रमा हो तो पितृदोष होता है। या मान लीजिए 10 डिग्री के अंतराल में एक ही राशि में बैठे हो या अलग राशि में भी होने पर भी 10 डिग्री का अंतराल आ रहा है तो भी पितृदोष होता है। हम्म तो इसका तात्पर्य क्या है कि इनके पिताजियों के कर्मों के द्वारा इनके परिवार के पितृ लोग अप्रसन्न है, जिनके कारण समस्या बनी हुई है। पितरों की प्रसन्नता के लिए जो होता है ना, त्रिपिंडी हम्म। श्राद्ध कराना चाहिए उनकी मुक्ति के लिए, कल्याण के लिए। अभी अच्छा। पितृ पक्ष है, अभी कल अमावस्या है, ज्ञात अज्ञात सभी का कल्याण के लिए जो है ना, कल जो है हम्म। श्राद्ध करना चाहिए, तर्पण इत्यादि कराना चाहिए, ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। पंडित जी, ये तो मिलते तो नहीं है इन शहरों में, तो ये व्यवस्था ही नहीं बैठती है ना, गांव तो घर में तो मतलब बैठ एक काम जाती कर है। लेना, एक काम करिए, अगर व्यवस्था नहीं बैठती है तो आप एक काम कर सकते हैं, वेद विद्यालय है, आप वेद विद्यालय के छात्रों के लिए ब्राह्मण भोजन का आप आयोजन कर सकते हैं, अगर आपके अंदर सामर्थ्य है। आप हम्म जितने ब्राह्मण को, अगर मान लीजिए गुरुकुल में, अगर मान लीजिए अगर नहीं है विकल्प तो हम लोगों के वेद विद्यालय है, तो ऐसे वेद अच्छा। विद्यालय में जो गायत्री जप करते हैं, वेद पारायण करते हैं, तपस्वी ब्राह्मण को खिलाएंगे तो वो हाँ, प्रतिफल मिलता है। अगर मान लीजिए गुटखा भांग धतूरा खा करके ऐसे घूमने वाले ब्राह्मण, जो लेकिन उनके वो कुछ है ना तप, कि जब अच्छा लगता है, जब अपने हाथ से बना के और खुद ही अपने तरीके से खिलाए तो अच्छा लगता है। वो और तो ये सर्वश्रेष्ठ है, उसमें वो तो है सर्वश्रेष्ठ है, वो तो सर्वश्रेष्ठ है। अगर मान कोई। लीजिए, हाँ जी। अगर वैसा सुविधा ना हो तो भी आप हाँ। दान दे करके, हाँ, उसके हम्म, निमित्त दक्षिणा वगैरह आप प्रदान करके जो हाँ है जी। ब्राह्मणों का सेवा कर सकते हैं। अभी जैसे कि मान लीजिए डिजिटल युग आया है, तो हाँ व्यक्ति, जी। अभी देखिए आप और हम कहाँ से, पहले तो गुरु जी के पास जाना पड़ता था ना कुंडली हाँ। दिखाने के लिए। हाँ जी। अब देखिए आप अपनी जगह पर बैठिए, मैं आसाम में बैठा हूँ, आप पुणे में बैठे हैं, कुंडली का एक्सप्लेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ जी। हाँ। तो टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं ना ऐसे, मान लीजिए अगर सुलभ है तो आप वही करिए, अगर नहीं है तो ब्राह्मण को जो है दक्षिणा तो भेज करके मुझे उन लोगों आप का। ये पितृदोष के बारे में पूरा विवेचन बताइए इसका, कि इसका क्या मतलब, जैसे देखिए आप कि इसके बाबा भी जिंदा हैं अभी, मतलब बच्ची के, मेरे ससुर साहब। बच्चे के बाद देखिए, ससुर जिंदा है तो ससुर हैं, और इनके बच्चे के जो पिताजी है ना, वो त्रिपिंडी हाँ जी। श्राद्ध कर सकते हैं। उनसे क्या होता है ना, हाँ। आपके उनके खानदान में ज्ञात अज्ञात कितने लोग जो है ना अतृप्त होकर के इधर उधर विचरण कर रहे हैं, तो उन लोग जब अतृप्त होकर के विचरण करते हैं तो हाँ जी। संतान के कुंडली में जो होता है वो पितृदोष बन करके आता है। तो ये मतलब
कैसे किया जाता है और कब करना चाहिए, थोड़ा सा पूरा डिटेल में आप मुझे बता दें। ये श्राद्ध पक्ष चल रहा है, कल लास्ट एंडिंग दिन है। ये हाँ तो श्राद्ध कल पक्ष में तक, आपको जल्दी देखिए विषय इतना पढ़ के, जल्दी तो कोई व्यवस्था बैठ नहीं सकती है, तो आप पूरा विधान मुझे बताएंगे तो अच्छा है। आज जो है ना, जिस प्रकार नवरात्र जो होता है ना, वो सर्वश्रेष्ठ देवी की आराधना का समय होता है। तो ये पितरों का जो होता है 16 दिन का जो पर्व होता है ना, 16 श्राद्ध बोलते हैं, हम्म। ये सर्वश्रेष्ठ नहीं, होता है। जो आप दान पुण्य का बोल रहे हैं ना, वो तो समझ आ गया, चलो कि अपन कहीं पे भी किसी अच्छे श्रेष्ठ ब्राह्मण को दे सकते हैं। लेकिन जैसे आप ये त्रिपिंडी श्राद्ध जो बोल रहे हैं ना, इसका हाँ हाँ, विधान क्या होता है, मैं वो जानना चाह रही हूँ। वो त्रिपिंड श्राद्ध का विधान मैं आपको बता दूंगा अलग से, ठीक है। हाँ जी। और ये क्या एक ही बार करना पड़ता है या हाँ, हमेशा एक करना एक पड़ता एक है? एक, एक ही बार वो त्रिपिंड श्राद्ध एक ही बार करने से होगा। फिर जो और है ना वो आपका, हाँ बोलिए। कहाँ करना चाहिए, कैसे, जैसे मेरा परिवार है, गुरुजी, जैसे मेरा मैं ससुराल है, ठीक डिटेल्स है, में अगले आप बता सुनिए। दूंगा, क्योंकि इधर सुनिए, मैं डिटेल्स में बाद में बता दूंगा। मैं अभी आपका कुंडली एक्सप्लेन करता हूँ, और कैसे कैसे हाँ ऐसा जी, हो हाँ, रहा है, कैसे उससे ठीक ठीक ठीक। दुष्परिणाम से बचा जाए इत्यादि सब बता दूंगा, ठीक है। हाँ जी, ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक तो यहाँ शनि और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो इसका तात्पर्य जो है ना, मन को चिड़चिड़ापन बना देगा और जल्दी भूलने की आदत, ऐसा नेचर बना देता है। समझ में आया। है। हाँ जी। चंद्रमा माने मन है, केतु माने रुकावट। तो मन को निरंतर किसी भी चीज में निरंतर प्रैक्टिस करने में मन को रोक देता है। समझ में आया। हाँ जी। सबसे बड़ा जीवन में सफल वही व्यक्ति हो सकता है जो निरंतर प्रयास करता है। हाँ जी। कितने भी, जैसे कि बोलते हैं ना, 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, बोलते हैं प्रारब्ध्यते, मतलब कोई भी व्यक्ति जो है ना कार्य प्रारंभ कर देता है, इसी प्रकार के विघ्न आते ही जो है ना बीच में ही छोड़, मतलब प्रारंभ, जैसे कि मान लीजिए मैं धान की खेती करूंगा, सोचता है, लेकिन अरे चूहा धान को खा जाएगा बोल करके तो कार्य प्रारंभ ही नहीं करता। ये सबसे अधम कोटि के व्यक्ति होंगे। समझ में आया। हाँ जी। फिर मध्यम कोटि का जो व्यक्ति होता है, कोई भी कार्य प्रारंभ तो करते हैं, बीच में ही विघ्न आता है तो बीच में ही छोड़ देते हैं, वो मध्यम कोटि के व्यक्ति होते हैं। हाँ। और सबसे अधम कोटि का वो व्यक्ति होता है, कार्य तो प्रारंभ कर देता है जब तक वो, सबसे श्रेष्ठ होता है, कार्य प्रारंभ करता है जब तक वो समाप्ति ना हो, उसको सफलता ना मिले, तब तक वो छोड़ता नहीं, निरंतर हाँ। लगा रहेगा। तो ये हाँ जी। सर्वश्रेष्ठ कोटि का व्यक्ति है। हम्म। तो चंद्रमा और केतु का संबंध हो, शनि और केतु ग्रह का संबंध हो, तो उन हम्म। ग्रहों से संबंधित कारक तत्वों से संबंधित कार्य करता है तो उनको समस्याएं नहीं होंगी। उनके अगर कारक तत्वों से संबंधित हट करके कार्य करता है तो व्यक्ति को हम्म। परेशानी देता है। जैसे कि मान लीजिए एक दुष्ट स्वभाव के व्यक्ति के, जैसे कि आपने शादी किया है, अब पति के बातों का अनुकूल आप कार्य करते हैं तो दोनों का वैवाहिक जीवन बेहतर चलेगा। एक दूसरे हाँ। के बात को नहीं मानेंगे तो प्रतिकूल चलेगा, तो जीने में घुटन महसूस होगी। अगर एक दूसरे के बातों को मान करके चलेंगे तो आनंद की अनुभूति होगी, है कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी प्रकार शनि कर्म को रिप्रेजेंट करता है, चंद्रमा यात्रा को रिप्रेजेंट करता है, होटल मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करता है, मेडिसिन को रिप्रेजेंट करता है, हाँ, केमिकल इंजीनियर को रिप्रेजेंट करता है। इनसे संबंधित पढ़ाई करें, शिक्षा करें और कर्म करेंगे तो ज्यादा ग्रोथ, उन्नति, तरक्की होगा। इसका तात्पर्य ये है। हाँ जी। शनि कर्म है, केतु एस्ट्रोलॉजी है, गुप्त ज्ञान है, रिसर्च है, पूजा पाठ है, अध्यात्म है, मेडिटेशन है, गुप्त ज्ञान है, कोडिंग है, विविध भाषाएं हैं। तो इनसे हम्म। संबंधित भी कार्य करेंगे तो भी कार्य में रुकावट नहीं आएंगी। समझ में आया। हाँ जी। उसको छोड़ करके करेंगे तो रुकावट आए। तो उसी अच्छा। प्रकार यहाँ जो है, इनको क्या करना है, मनस्थिति को ठीक करना पड़ेगा। सबसे पहले शनि और चंद्रमा 1 डिग्री के डिस्टेंस बोलता है, तो कुंडली में इसको बोलते हैं विष योग बोलते हैं। विष का तात्पर्य क्या होता है, व्यक्ति को चिड़चिड़ापन रहेगा। समझ में आया। हाँ जी। तो मनस्थिति ठीक नहीं होगा तो व्यक्ति बेहतर नहीं पढ़ पाएगा ये ना डैडी विद्या। डैडी का फोन आ रहा है। मैं कैसे करूँ, रुको आपको फोन करो। फिर उसके बाद शनि और चंद्रमा और केतु है, चंद्रमा और केतु ग्रह का कॉम्बिनेशन होता है, तो पढ़ाई में जो है ना निरंतर वो जो है ना, कोई रूल्स रेगुलेशन पढ़ूंगी बोल करके बनाती है, लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाती, वो निरंतर नहीं रहता है। समझ में आया। हाँ। हाँ जी। हाँ। तो इसका प्रयास करने पे पर जो मन चंद्रमा और केतु से, केतु और शनि और केतु ग्रह से नेगेटिव हो रहा है, ठीक है, तो इसका सबसे पहले इसका प्रतिकार वगैरह करें। तो राहु का भी पूर्ण दृष्टि है तो राहु का भी प्रतिकार करें। इन 3 ग्रहों का ज्यादा नेगेटिव है।
और फिर चंद्रमा कमजोर हो रहा है तो उसको पॉजिटिव बनाए, कैसे बनाए? अब देखिए सूर्य बैठा है कितने डिग्री पर, 23 डिग्री पर है, और हाँ जी। चंद्रमा बैठा है 60 डिग्री पर है। 23 में 7 को महीना माइनस कर देंगे तो कितना होगा? 16 23 में होगा ना। 7 को 16, 16। तो 12 डिग्री अगर सूर्य से चंद्रमा पीछे हो तो अमावस्या होता है। हम्म। तो यहाँ कितना है? 24, 12 डिग्री से ज्यादा है, 24 डिग्री का पीछे डिस्टेंस होगा। तो ये आपका कृष्ण पक्ष का चतुर्दशी होगा। हाँ जी। अब देखिए आपकी बेटी चतुर्दशी को पैदा हुई है, समझ हाँ में जी। आया? हाँ और हाँ। कौन सा वो करण वगैरह होगा वो भी बता सकते हैं अब ग्रहों का डिग्रियां देख करके। हाँ जी। तो इनका जो करण होगा चतुष्पद, शकुनी 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 करण होगा। इनका करण भी बता देता हूँ मैं। करण इनका हम्म। चतुर्दशी तिथि होगा, और करण जो होगा आपका इनका शकुनीकरण होगा। अब देखिए, देखिए मैंने यहां से देख करके बता दिया। अब देखिए कैलकुलेशन, हम्म। जब आप पढ़ेंगी ना तो आपको भी मैं सिखा दूंगा ये सब। हाँ जी। अब देखिए, मैंने बोला बस। था चतुर्दशी, ये बोला था शकुनीकरण बोला था ना। हाँ शकुनी जी। हाँ लिखा, जी। हाँ जी। शकुनीकरण। ये देखिए, तो तो इसका तात्पर्य क्या है कि ये मन को, अब ये 3 ग्रहों को नेगेटिव प्रभाव को दूर करना होगा। सबसे पहले केतु को, शनि को और राहु को। इन तीनों का नेगेटिव पहले उपाय प्रतिकार वगैरह करके फिर चंद्रमा को पॉजिटिव करना। सबसे पहले पितरों का जब तक नहीं करेंगे तो देवताओं का पूजा पाठ करने का भी कोई लाभ नहीं मिलेगा। अच्छा। पितरी पितृमापन्ने प्रियंते सर्व देवता, कहते जहां देवता लोग अप्रसन्न हो, पितर लोग अप्रसन्न होंगे, पितृपुरुष, वहां देवता कभी भी प्रसन्न नहीं होंगे। समझ में आया? हाँ जी। तो कल श्राद्ध है, अमावस्या, ज्ञात अज्ञात समस्त सभी की कल्याण के लिए जो है ना, हम्म। तर्पण इत्यादि करिए, ब्राह्मण भोजन वगैरह कराइए। अगर तर्पण करने के आपको वहाँ श्रेष्ठ ब्राह्मण की आवश्यक मतलब अगर उपलब्ध नहीं है, तो अगर हम्म। आपको इच्छा हो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर श्रेष्ठ ब्राह्मण हो तो वहीं ढूंढ लीजिए। अगर नहीं मिल रहा है, जो तपस्वी वेद पाठी, जो गायत्री जप करने वाला ऐसा ब्राह्मण का अभाव हो, तो आप जो है ना हम्म। ऑनलाइन भी जुड़ करके लाइव जो है करा सकती हैं हम्म। ब्राह्मणों के द्वारा तर्पण इत्यादि, ब्राह्मण भोजन इत्यादि। ठीक है? तो पंडित जी उसमें जैसे हाथ नहीं लगता है तो कोई दिक्कत तो नहीं रहता, माना आपको जाता है कोई वो? नहीं, आपका धन लगा है ना, श्रम लगा है ना, धन तो आप ही के वो श्रम से आया है ना, अच्छा अच्छा। वो धन तो से होता है ना। इसमें कितना चार्ज लगता है? चार्ज तो देखिए, अब जैसे आप ब्राह्मण को जैसा खिलाएंगे वैसा ही वैसे लगेगा, वो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है, बाद में। अच्छा ठीक है। तर्पण भी मैंने पढ़ाया है, हमारे स्टूडेंट है वो राजस्थान में पढ़ाते हैं आपको, जो है क्या, मणिपाल यूनिवर्सिटी में, जयपुर। जयपुर में। तो उन्होंने बोला हाँ। कि गुरुजी तर्पण पढ़ाइए, मैं पुष्कर जान जा रहा हूँ गुरुजी। अब वहाँ हाँ अच्छा जी। ब्राह्मण मिले ना मिले, सही करने वाले मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो फिर मैंने उनको ऑनलाइन पढ़ाया और रिकॉर्डिंग करके भी यूट्यूब में हाँ जी। डाल दिया। दूसरे लोग भी करे, पढ़े, बोल करके पढ़ना चाहें तो अच्छा अच्छा। त्रिपिंड श्राद्ध का पुस्तक वगैरह कैसे करना सारा मैंने पढ़ाया, भेज दूंगा। हाँ? अच्छा अच्छा। मैंने अभी देखा नहीं है आपका, एक दो ही देखे हैं वीडियो, उतना ही टाइम मिलता है मुझे घर में काम से। तो कोई एक दो ही बात नहीं, देखे। देखिए, देखिए जैसा आपका अनुकूल हो वैसा करिए, ठीक है। हम्म। फिर उसके बाद चंद्रमा, पितरों का कल वो जो है ना प्रतिकार वगैरह करने के बाद फिर आपको आज्ञा मिलेगा अन्य देवताओं का पूजन करने का। तो फिर अच्छा। आप ये जो है ना, केतु ग्रह के लिए भगवान शंकर जी का अभिषेक, शनि के लिए शनि महाकाल मृत्युंजय स्तोत्र इत्यादियों का पाठ जप इत्यादि, राहु ग्रह के लिए भगवान शंकर जी का अभिषेक। हाँ, तो राहु भगवान शंकर जी का अभिषेक इत्यादि अगर मान लीजिए 11 बार अभिषेक कराया जाए तो राहु केतु और चंद्रमा ये तीनों ग्रह पॉजिटिव हो जाएंगे। अच्छा। ठीक है। फिर उसके 11 बाद बार? 11 बार? हाँ, हाँ नमक चमक वगैरह होता है, नमक चमक होता है। नमक चमक? हाँ वो होता है, वो मैं आपको बता दूंगी कैसे कैसे, ठीक है।
हाँ जी। फिर उसके बाद आपका, अब वहां आप लोगों को श्रेष्ठ ब्राह्मण मिले तो ठीक है, अगर नहीं मिले तो भी हमारे वेद विद्यालय के आचार्य और स्टूडेंट मिल करके, सभी लोग मिल करके बेहतर प्रकार से कर देंगे। मैं आपको वीडियो वगैरह भेज दूंगा, आप देख लेना, ठीक है। हाँ जी। फिर उसके बाद आपको ये करने से 3 ग्रह पॉजिटिव हो जाएंगे। फिर शनि के लिए जो है ना, आपको निरंतर उनको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। अभी वर्तमान जो है ना, ब्रह्मांड में आपको दिखाया था लाइव लोकेशन, मैं यहाँ दिखा देता हूँ। हम्म। ये सैटर्न अभी शनि ग्रह आपको मीन राशि में दिखाया था ना मैंने, हम्म। ये अभी देखिए शनि ग्रह मीन राशि। तो अब कुंडली हम्म। में कहाँ है मीन राशि, तो यहाँ बैठा है ब्रह्मांड में लाइव लोकेशन। तो साढ़े हम्म। साथी कैसे बनता है कुंडली में, शनि जिस राशि में बैठा उससे आगे पीछे और जिस राशि हम्म। में बैठा, अगर किसी का जन्म कुंडली में 1 नंबर हम्म। राशि में चंद्रमा बैठा हो, या 12 नंबर राशि में चंद्रमा बैठा हो, या 11 नंबर राशि में चंद्रमा बैठा हो, तो इन लोगों को, 3 राशि वालों को वर्तमान में शनि की साढ़े साथी चल रहा है, ठीक है। मेष को मीन में। हाँ, अब किसको कैसा कैसे चल रहा है, तो इसका प्रभाव ऐसा होता है। शनि 12 नंबर है तो 12 से अगली राशि होगी 1, तो इस पर सिर हम्म। पर प्रभाव डाल रहा है, ठीक है। अच्छा। शनि जिस राशि पर होता है उसको हृदय पर, अच्छा। और शनि से जो पिछला राशि होता है उसको पैर पर उतरता हुआ प्रभाव डालता है। सिर पर जो अच्छा। होता है उसको 7.5 साल तक प्रभाव डालता है, और अच्छा। हृदय पर होता है उसको 5 साल, पैर पर होता है उसको 2.5 साल। अच्छा। अब कैसे कैसे ये बदलता है, जब शनि यहाँ था तो इसको सिर पर 2.5 साल प्राप्त हुआ। जब मीन से हम्म। मेष में जाएगा तो हृदय में होगा, मेष से फिर वृष में जाएगा तो पैर पर होगा, तो वृष से फिर समझे। मिथुन में जाएगा तो फिर खत्म हो हम्म। जाएगा। तो इसमें 3 स्तर इसको प्राप्त हो। हम्म। अभी इसको यहाँ 2 स्तर, अभी हृदय में है, अब यहाँ चला जाएगा तो पैर में होगा, फिर इधर आएगा हम्म। तो मोक्ष हो जाएगा। तो ऐसे हम्म। समझ में आया। अब यहाँ है तो ये पैर पर है, यहाँ से जब मेष राशि में चला जाएगा तो कुंभ राशि का खत्म हो जाएगा, इसलिए 2.5 साल। हम्म। समझ में आया। तो वृष राशि में चले जाएगा। हाँ, वृष मेष, मेष में अब आगे अब राशि परिवर्तन करेगा मेष। अब शनि की अच्छा। ढैया किन किन को होगी, तो ढैया हम्म। आपको समझा देता हूँ। शनि हम्म। जिस राशि में बैठा हो, उससे जन्म राशि जिसके चौथा राशि और 8वें राशि जन्म राशि से चंद्रमा गोचर कर रहा हो। तो जैसे कि मान तो लीजिए किसी का धनु राशि में चंद्रमा बैठा हो, यहाँ से गिनिए, 1 हम्म। 2 3 4, चौथे में है ना शनि, हम्म। तो ये धनु राशि वालों को ढैया हो गया। ये चौथा हुआ तो 5 6 7 और 8, ये सिंह राशि हुआ ना 8, तो इसलिए हम्म। अभी सिंह और धनु राशि को ढैया चल रहा है। अगर किसी अच्छा। एक कुंडली में ढैया पॉजिटिव नेगेटिव जाएगा, और इस आधार पर निर्भर करता है कि ये चंद्रमा बलवान है या कमजोर है। अच्छा। तो यहाँ शनि सूर्य और केतु ग्रह के साथ चंद्रमा बैठा है आपका। मार्च 28 तारीख ना 29 तारीख को जो है राशि परिवर्तन किया है, आपको लाइव दिखा देता हूँ, दिखा दूं। हम्म। देखिए अब बच्ची को शनि की ढैया कब से शुरू हुआ है। देखिए शनि 11 नंबर राशि में है 28 तारीख को, हम्म। दिखाई दिया। हाँ जी। अब मैं 29 तारीख कर देता हूँ, देखिए बदल जाएगा, मीन राशि में आ गया। हम्म। 29 मार्च से ही आपका धनु और सिंह राशि वालों को ढैया शुरू हो गया। अच्छा। समझ में आया। हाँ हाँ। तो ढैया के समय में क्या होता है कि व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है, स्टूडेंट है, उसका चंद्रमा हम्म। पीड़ित है, तो उसको पढ़ाई हम्म। में रुचि कम होगी, चिड़चिड़ापन होगी, समझ में आया, उदासीपन होगी। हम्म। अगर बिजनेस कर रहा है तो गलत डिसीजन के कारण चंद्रमा कुंडली में कमजोर हो तो उसको आर्थिक नुकसान होता है। हाँ, हम्म। हेल्थ इश्यू वगैरह, मनस्थिति खराब होगा तो परिस्थिति अपने आप खराब होगी। हाँ जी। तो ये चीज, अब इसका प्रतिकार बचने का उपाय है, बच्ची को संकट मोचन हनुमानाष्टक का प्रतिदिन सुबह शाम मिला करके 11 पाठ करने के लिए बोलिए। 2 मिनट उसकी में एक पाठ। पंडित जी, उसकी स्थिति ऐसी है कि वो खड़ी ही नहीं होती बिस्तर से। पाठ करना तो दूसरी बात है, वो खड़ी ही नहीं होती पानी पीने के लिए भी। ओके, स्थिति खराब है बच्ची की।
अभी जो है ना, अब देखिए, ये इन ग्रहों के प्रभाव से हो रहा है ना। सूर्य ग्रहण दोष भी बन रहा है, चंद्र ग्रहण दोष भी बन रहा है। हम्म, समझ समझ में आया? सूर्य के साथ केतु हो तो सूर्य ग्रहण, चंद्रमा के साथ केतु हो तो चंद्र ग्रहण, दोनों प्रकार से ऐसा योग बना। अभी इसमें सूर्य ग्रहण भी बन रहा है, चंद्र ग्रहण भी बन रहा है, विष दोष भी बन रहा है, और इसमें पितृ दोष भी बन रहा है, चारों चीजें बन हाँ, रही हैं। तो इन चारों को भंग करने के, इसका प्रतिकार वगैरह करें। अब सबसे पहले देखिए, अब ये बच्ची कैसे ठीक होगी, समझ में आया? हाँ, अब केतु क्या है ना, मेडिटेशन है, क्या है? मेडिटेशन। आयुर्वेद है, योग है, प्राणायाम है। अब हम्म। ये शनि का क्या है, कर्म है। कर्म को योग, प्राणायाम, मेडिटेशन, ध्यान इत्यादियों में लगाना होगा। हम्म। मन भी जाकर के केतु का संगति कर रहा है, तो योग आयुर्वेद से इनको जोड़ना होगा। योग और आयुर्वेद। हाँ। हम्म। अभी सूर्य ग्रह भी जो रिप्रेजेंट करता है, ये आत्मा को रिप्रेजेंट करता है, ये शरीर के 13 प्रकार की अग्नियों को रिप्रेजेंट करता है। तो सूर्य और शनि और केतु के कारण वो कमजोर पड़ रहा है ना। हम्म। तो सूर्यास्त के बाद जो है ना, इनको भोजन नहीं देना, बिल्कुल भी बंद कर दीजिए। अच्छा, सूर्यास्त के बाद खाना नहीं दूं उसको? बिल्कुल, इनको सुबह दिन में सूर्य के प्रकाश के समय भरपेट भोजन वोजन कराइए। सूर्यास्त के हाँ। ऐसे 1 घंटा पहले ही इनको भोजन दीजिए। सूर्यास्त के बाद तो इनको कुछ नहीं, लिक्विड वगैरह चीज पी सकती हैं ये। अच्छा। अगर उपाय नहीं है तो फिर, हाँ जी। अब देखिए, अब ब्रह्मांड से मैंने आपको पहले ही बोला ना, यत पिंडे तक। अब बीमार व्यक्ति के लिए अगर स्वस्थ होती बच्ची, हाँ। तो मैं फिर हाँ। उनको चलो खा सकते हैं, इतना तो नहीं। लेकिन बीमार व्यक्तियों को लिए इलाज करना हो, तो सबसे पहले आयुर्वेद क्या कहता है, पहले परहेज करो, प्रकृति के अनुसार जीवन जियो। हम्म। और सूर्य का संबंध सीधा बॉडी पार्ट के 13 प्रकार के अग्नि से, जब रात को सूर्यास्त के बाद टूट जाता है, ऐसा ही हम्म। उनका शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर पड़ रहा है, और आप खाने के लिए दे रहे हैं, तो कैसे होगा? उसको भूख लगती है पंडित जी, वो मांगती है रात में खाना। वही ना। अब बीमार होना है तो रात को ही तो मांगेंगे ना, दिन में उनको खिलाइए ना, भरपेट खिलाइए। अच्छा। अब इनके खाने में को सुधारिए। भोजनांते हम्म। विषम जलम, भोजन के बीच में पानी जहर का काम करता है, पानी नहीं पीना चाहिए। दूध, हम्म। मतलब जैसे कि मान लीजिए दाल का मात्रा अधिक हो। हाँ, दिन में छाछ इनको पिलाइए, उसमें जीरा भून करके। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। तक्रम शक्र के दुर्लभम कहा है आयुर्वेद में। हाँ, बहुत जबरदस्त चीज होता है छाछ। आप एक काम करिए, राजीव दीक्षित जी का जो है ना, यूट्यूब में वीडियो सर्च कर लेना। बच्चे हाँ का जी। जो जो बीमारियां, उन बीमारियों से संबंधित वो बहुत बढ़िया बताते हैं। पतंजलि योग ग्राम में चले जाइए, उसमें भी वहाँ आयुर्वेद का कंसेप्ट वगैरह वहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए। इसको अभी क्या है कि अप्रैल मंथ से इसको मैं मत अब अभी देखिए, अभी क्या समस्याएं कब से फिर और बढ़ बढ़ रही है। अब आपको हाँ। मैंने शनि की ढैया कब से शुरू हुआ, 29 मार्च से दिखाया ना। हम्म। अब मई महीने से देखिए, हम्म। अब फिर मई से फिर जो है, अब धीमे धीमे तो आपको वहीं से शुरू हुआ था, शनि की ढैया से ही। लेकिन हम्म। मई महीने से आपका देखिए, 19 तारीख को देखिए, राहु केतु कहाँ है, 19 तारीख को मीन राशि में चले गया। 18 हम्म। तारीख को देखिए, 18 तारीख क्यों देखिए, वो भी मई, 18, 17 तारीख, वो अप्रैल महीने के 18 तारीख को देखिए। अब ये राहु केतु को देखिए। हाँ,
ये राहु केतु राशि परिवर्तन हुआ है, तो ये कब हुआ है, रुकिए मैं। लिख दिया ना 27 मई को, हम्म चैट जीपीटी ने 27 मई को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। हम्म। कितने तारीख को प्रवेश कर रहे हैं? 27 मई को। 27 मई को कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो मीन राशि से निकल करके कुंभ राशि में राहु यहाँ आ गया। हम्म ठीक है। और केतु, जब राहु जहाँ होगा उसके 7वें में केतु होगा, तो यहाँ केतु आ गया। तो हम्म सूर्य फिर से ग्रहण योग बना, सूर्य ग्रहण योग, चंद्र ग्रहण योग एक्टिवेट हुआ ना। हम्म तो गोचर से, अभी तो दशा वशा भी तो मैंने देखा ही नहीं है, गोचर से ही प्रभावित हो रहा है ना। शनि की ढैया हम्म भी चल रहा है, राहु केतु का प्रभाव, दोनों ग्रहों का नेगेटिविटी एक ही साथ पड़ गया। हम्म। इसके कारण परेशानी हो रही है। समझ में आया कि नहीं आया? यश नो? समझ आ रहा है। तो मुझे तो ये बताइए आप कि ये जो कुंडली है बच्ची की, हाँ, एक तो आप इसमें मुझे उपाय क्या क्या कब कब कैसे कैसे होने चाहिए वो बताइए, और दूसरा नंबर उपाय ये सबसे है। पहले देखिए, वेद कहता है सबसे पहले आहार को हम्म शुद्ध करना होगा। तो हम्म आहार को शुद्ध कैसे करें? तो हम्म प्रकृति के अनुसार आहार खाएं, सीजन का खाएं, अनसीजन का ना खाएं, बाहर का सामान ना खाएं। फिर उनके हम्म बाद ताजी खाएं, बना करके तुरंत खाएं। ठीक है। हम्म हम्म फिर उसके बाद कहता है कि कैसा, अब आहार की बात हुई तो हम्म भोजन के बीच में पानी ना पिए। हम्म समझ में आया? फिर हम्म इनको जो है ना, चंद्रमा जो बैठा है मन को हम्म रिप्रेजेंट करता है। तो योग हम्म क्या कहता है? मन को ठीक करने की प्रक्रिया। तो हम्म आसनेन रुजोहन्ति प्राणायामेन पातकम विकारम मानसम योगी प्रत्याहारेण सर्वदा। मन का सभी हम्म। प्रकार के विकारों को दूर करता है आहार से। सात्विक आहार खाएं, लहसुन प्याज भी बंद कर दे बच्ची के लिए। हाँ, अच्छा। मीट मछली अंडा वंडा तो नहीं खाते होंगे आप लोग। नहीं, हम नहीं खाते पंडित जी, हम तो हाथ भी नहीं लगाते। ऐसा वही वही खाना तो तो दूर की बात, हम मैंने तो शुद्ध बताया। खाना खाते हैं एकदम। और मैं सुबह अब जो है ना, अब क्या करना है? शुद्ध आहार तभी होगा जब आहार बनने के बाद तुलसी दल लगा करके, भोग लगा करके भगवान जी को, फिर उसके बाद प्रसाद परिवार के सदस्य पाए। वैसे सबसे हाँ जी। पहले ये होगा। ठीक है। हाँ जी। फिर उसके बाद बच्ची को प्राणायाम, योग, मेडिटेशन, अच्छे आयुर्वेद मतलब योग टीचर से इनको प्रशिक्षण कराइए। अच्छा। फिर उसके बाद सूर्यास्त के बाद इनका भोजन टोटली बंद कर दीजिए। भोजन के बीच में पानी बंद कर दीजिए। 1 घंटा पहले पानी पियेंगे तो औषधि का हम्म काम करेगा। भोजन के एक हम्म घंटा बाद पानी पियेंगे तो अमृत का काम करेगा। भोजन के हम्म बीच में अधिक पानी पियेंगे तो जहर का काम करेगा। तो भोजन के हम्म बीच में अगर जरूरत भी पड़े 1 घूंट 2 घूंट, उससे ज्यादा नहीं। हम्म भोजन के बीच में क्या खाएं? तो दाल की मात्रा अधिक पिए। हाँ, छाछ पी सकते हैं दिन में। तक्रम शक्र से दुर्लभम कहते हैं। मतलब जो है, इंद्र को भी दुर्लभ है छाछ पीना, हाँ, मिलना। हम्म हम्म इंद्र के बेटे ने पूछा कि पिताजी, आप बोलते हो पानी पीना नहीं चाहिए भोजन के बीच, पिए तो पिए, फिर क्या पिए? तो हम्म हमारे डॉक्टर है अश्विनी, अश्विनी कुमार से पूछो, वो बताएंगे। वो जाकर के हम्म पूछते हैं तो पर पिए तो क्या पिए? जयंत जो है पूछते हैं इंद्र के बेटे। हम्म तो कहते हम्म हैं अश्विनी और अश्विनी कुमार, तक्रम शक्र से दुर्लभम, आपका तक्र कहते हैं छाछ को, और शक्र कहते हैं इंद्र, इंद्र को। हम्म तुम्हारे हम्म। पिताजी को भी दुर्लभ है छाछ, अत्यंत गुणकारी है वो, अगर पीना होगा तो मरते लोग में जाना पड़ेगा। अच्छा।
तो छाछ भी बहुत प्रकार के होते हैं। वो छाछ का प्रक्रिया विधि में आयुर्वेद के अनुसार आपको भेज दूंगा, पीडीएफ पढ़ लेना और बना करके बच्ची को पीना पिलाना। थोड़ा आयुर्वेद के डॉक्टर को पहले जो है ना पूछ लेना, क्योंकि हमारा शरीर चलता है वात पित्त कफ से, है कि हाँ नहीं। जी। तो ये हम्म। वात पित्त कफ इस ऐसे समय छाछ पीना चाहिए नहीं चाहिए, वो सारा चेक करके वो उस अनुसार बता देंगे। हाँ। छाछ में जीरा वीरा डालने से पाचन तंत्र ठीक होता है। पाचन तंत्र ठीक करने का बहुत सारी प्रक्रिया भी हैं। हाँ, वो चीज है। तो हाँ इनका जी। सब मेन सबसे समस्या है ना, पाचन तंत्र गड़बड़ाया है। शरीर के 13 प्रकार की अग्नियां जो है ना वो अनबैलेंस है, इसलिए ऐसा हो रहा हाँ, वही इसका पेट का ही प्रॉब्लम है, अप्रैल मंथ से कुछ ज्यादा ही हो रहा है, बहुत ज्यादा। है। वही तो एस्ट्रोलॉजी देखिए अद्भुत विज्ञान है ना। आपने तो पहले मेरे को कभी नहीं बताया था, आपने कभी मेरे से मिली है? आज तक नहीं हम्म। मिले। यूट्यूब का वीडियो हम्म। देख करके आपने संपर्क किया है कि नहीं? हम्म। तो देखिए, तो ग्रहों का संयोग प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है ग्रहों का? तो मुझे तो आप ये बताइए कि ये बच्ची की स्थिति कभी अब आगे इसका मन लगेगा नहीं लगेगा पढ़ाई में? पढ़ाई में मन लगेगा। पहले शरीर तो ठीक हो। गुरु अभी यहाँ गोचर कर रहा है, लग्न में दृष्टि डाल रहा है, पंचम दृष्टि, पूर्ण दृष्टि। ये हाँ जी। पंचम घर पेट का भी होता है, यहाँ भी दृष्टि डाल रहा है। तो इसका हाँ। तात्पर्य क्या है कि किसी गुरु के पास आप, भगवान की कृपा से आज तक जो है जो भी जैसे भी स्थिति में रही हैं, तो आपने हाँ। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर को दिखाए होंगे, तो पहली बार मुझसे मिल रहे हैं कि नहीं? हाँ जी। उससे पहले भी आपने दिखाए होंगे बहुत लोगों को। नहीं तो वो बस ऐसा ही 2-4 मिनट की बात का भाई क्या करना है, तो वही बोला कि इनका राहु का प्रॉब्लम है, कोई बोलता है शनि का, बस इतना ही बताया, और कुछ ज्यादा किसी ने खास बताया नहीं। ये पंचम घर जो होता है पेट का होता है। तो देखिए, हम्म। ग्रह शांति करने से मात्र नहीं होता है। व्यक्ति का जीवन प्राकृतिक वेदोक्त जीवन है कि नहीं है, समझ में आया कि नहीं बिल्कुल आया? बिल्कुल बिल्कुल। तो हम जो उपाय बताएंगे वो आपको जो है ना मुर्दा भी खड़ा हो जाएगा जो मरणासन में स्थिति में होगा। मुझे भैया और को कॉल बाकी कर। लोग रत्न पहनते रहो, पूजा पाठ करते रहो, आपको फैक्ट बात नहीं बताएगा। हम्म। तो मैं अभी समय अधिक हो रहा है, 2 घंटा होने वाला है, तो मेन फैक्ट ये ही है कि बच्ची का अभी दशा वगैरह भी देखिए। शुक्र की महादशा में शनि का अंतरदशा चल रहा है और प्रत्यंतर दशा चंद्र है। शुक्र शनि शुक्र, रुकिए, हम्म। शुक्र शनि शुक्र। अब देखिए, शुक्र ग्रह की महादशा चल रहा है, तो शुक्र लग्नेश भी है, अष्टमेश भी है। तो अभी इसका हम्म। तात्पर्य क्या है कि ये रिकवर होने का चांसेस है। शुक्र में शनि की अंतरदशा चल रहा है, केंद्र त्रिकोण का मालिक है, तो भी ये जो है ना रिकवर कराने का संयोग बना रहा है। और चंद्रमा का भी अंतरदशा है, ठीक है। तो रिकवर हम्म। होने का चांसेस है कुंडली में जल्दी ही। लेकिन इन लोगों का जितना जल्दी हो सके प्रतिकार करें और वेदोक्त हम्म। आचरण करें, आयुर्वेद को फॉलो करें, योग से जुड़े, खान पान को सुधारे, बच्ची जल्दी रिकवर हो जाएंगी, ठीक है। हम्म। तो अभी आप मेरे को 2-3 चीजें बता दीजिए। एक तो ये आप कह रहे रिकवर कि इसको क्या पढ़ाई करनी चाहिए इसकी कुंडली के हिसाब से? कुंडली के अनुसार से तो देखिए, इनको जो है ना शिक्षा से संबंधित अगर जो देखा जाए, तो इनको जो है ना स्वास्थ्य से संबंधित, मेडिकल से संबंधित पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि सूर्य आरोग्यता का देवता है। नाड़ी हाँ। एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं ना, देखिए ऐसा होता है। कर्म हाँ और जी। बुध दोनों ग्रहों का कॉम्बिनेशन देखिए, शनि से अगले घर में जो राशि और ग्रह है, शनि जिस हम्म। राशि में बैठा है उस राशि और ग्रह को पकड़ते हैं। हाँ, तो हम्म। कर्म और शिक्षा दोनों को संयोग करते हैं। तो यहाँ हम्म। सूर्य ग्रह स्ट्रांग हो रहा है, सिंह राशि में बैठा है, सूर्य ग्रह के साथ बैठा है कर्म। और बुध हम्म। ग्रह कन्या राशि में बैठा है। हम्म। इससे ये संकेत होता है। और बुध, शिक्षा सबसे पहले देखा जाता है बुध ग्रह से। बुध हम्म। ग्रह से नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में जिस राशि में बैठा है और ग्रहों के साथ बैठा है, उससे अगले घर में जो राशि और ग्रह होंगे, उससे त्रिकोण में राशि और ग्रह होंगे, सप्तम में राशि और ग्रह होंगे। तो बुध ग्रह से अगली राशि कौन है? तुला राशि। तुला राशि का मालिक ग्रह कौन है? शुक्र है। शुक्र हम्म। कौन है? दैत्य गुरु शुक्राचार्य, मृत संजीवनी विद्या जानते थे ना, मरे हुए हम्म। व्यक्ति को भी जिंदा कर देते हैं। तो इसका हम्म। तात्पर्य इनको मेडिकल लाइन से संबंधित पढ़ाई करनी चाहिए। और कर्म में अच्छा। भी देखिए, शनि कर्म को रिप्रेजेंट करता है, शनि चंद्रमा मेडिसिन को रिप्रेजेंट करता है, और सूर्य भी हम्म। साथ में बैठा है, वो आरोग्यता को रिप्रेजेंट करता है। तो इनको मेडिकल से संबंधित पढ़ाई करनी चाहिए, स्वास्थ्य से संबंधित पढ़ाई करनी चाहिए। अच्छा। तो एक चीज और गुरुजी की, मतलब इसको मेडिकल से संबंधित एक्चुअल में क्या है कि इसने अभी 12वीं क्लास पास किया था बच्ची ने जी, इस साल। हाँ,
हाँ और एग्जाम भी दिया था इसका, मेडिकल का ही नीट एग्जाम जो होता है वो दिया था इसने। हाँ, फिर क्या हुआ? तो उसमें उस दिन इसकी इतनी तबीयत खराब हो गई बच्ची की बहुत ज्यादा, तो ये ठीक से कर नहीं पाई एग्जाम। जी, तो अभी ये फिर से उसी को मतलब बोल रही है कि मैं दूंगी, लेकिन वो ये कि इसकी मनोस्थिति ऐसी हो रही है कि उतनी पढ़ाई नहीं कर पा रही। वही बात है ना, ग्रहों का प्रतिकार। सबसे पहले कल अमावस्या है तो पितरों का वो उपाय करवा दीजिए, भोजन वोजन तर्पण वर्पण। फिर उसके बाद ये ग्रह शांति कराइए नवरात्र में, देखिए फिर उसके बाद क्या स्थिति पॉजिटिव होगा। फिर उसके बाद खान पान सुधारिए, अच्छे योगा टीचर से मिलिए, हाँ पतंजलि योग ग्राम में जाइए। नहीं तो ये देखिए, बच्चे जब तक योग नहीं करेंगे ये पूरी तरह से ठीक नहीं होंगी। अच्छा, तो राम ये बाबा ये रामदेव का भी बताइए देखिए गुरुजी, लकवा। इसका मतलब ये जो अभी 26 आएगा, 26 में मई 4-5 को इसको एग्जाम रहेगा मेडिकल का हाँ दोबारा से, हाँ, 2026 में मतलब। छब्बीस है। में निकल जाएगा। देखिए 2026 में जुपिटर जो है ना अभी भाग्य स्थान में गोचर कर रहा है, जुपिटर शुक्र ग्रह से भी कनेक्ट होगा, तो जिसके हाँ जी। कारण जो है ना बढ़िया बेहतर होगा, उसमें कोई मतलब गुंजाइश ही नहीं। लेकिन इसका प्रतिकार करिए, नहीं तो इसका प्रतिकार नहीं करेंगे तो ब्लॉक करता है। समझ में आ रहा है? ये जो है ना योग को भी रोकता है। नहीं तो आप वो मतलब पूरा मुझे बताइए ना अच्छे से, क्या क्या प्रतिकार रहेंगे, क्या क्या चार्जेस रहेंगे वो वो सारा। प्रतिकार देखिए, सबसे पहले तो कल अमावस्या, कल तर्पण कराइए और हाँ ब्राह्मण जी। भोजन कराइए कल। कल फिर उसके बाद एक ग्रह का शांति करिए। ग्रह शांति करने के बाद फिर कुछ भी इनको योगा टीचर वीचर से ज्वाइन वाइन कराइए, खान पान सुधारिए, वो चीज करिए। फिर उसके बाद तैयारी करिए, सब बेहतर होता चला जाए। तो मुझे आप बताइए तो सही ना, आप सिर्फ बोल रहे हैं कि ब्राह्मण तर्पण, आपने कुछ ऐसा बताया नहीं कि भाई इतने पैसे। जैसे मैं तो देखो कमाती नहीं हूँ, हस्बैंड से पूरा, वो अभी आए भी नहीं है ऑफिस से, लेट आते हैं ऑफिस से। तो ठीक। अभी आने के बाद मैं उनको पूरा